आज हमारी कंक्लूडिंग क्लास होगी इसमें नवमांश पे। तो आप लोग इस क्लास में कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो बहुत महत्वपूर्ण है नवमांश में, जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले है पुष्कर आमशा, और उसके बाद है पुष्कर नवमांशा, उसके बाद वर्गोत्तम ग्रहों का प्रभाव, और इसके अलावा 64th नवमांशा। चार कंपोनेंट जो हैं वो नवमांश में छूटने नहीं चाहिए थे, इस वजह से ये एक्स्ट्रा क्लास आज ली गई है। सबसे पहले सर हमें कोई चीज पूछनी है लास्ट लास्ट क्लास की। हाँ, क्या पूछना है? सर यही पूछना था कि जैसे आपने बताया था कि नौमांश का कोई प्लेनेट सॉरी D1 चार्ट का कोई प्लेनेट नौमांश में कैसे आया हम्म। या किस राशि में आया, शुभांशा में आया, वह राशि हम्म। तुल्य नौमांश का हो गया। तो इसमें मुझे ये पूछना है, दो चीजें पूछनी है। एक हम्म। तो जैसे नौमांश में कोई प्लेनेट शुभांशा में आया, तो हाँ जी। आपने ये बोला कि वो जो है क्या कहते हैं, शुभ ग्रह की जो राशि होगी, जैसे हम्म। चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, अगर जी। इनकी राशि में कोई प्लेनेट बैठ जाए तो यानी कि वो शुभांशा में हो गया। जी। और अगर मान लीजिए यही राशि अगर 3, 6, 8, 12 और 11 में पड़ जाती है, तो भी ये हम्म। प्लेनेट शुभांशा में कहलाएगा कि इसकी बलहीनता कम हो जाएगी। नहीं, देखिए, सब आपको बेसिक बात ये समझनी होगी कि इवन 6, 8, 12 जो भाव होते हैं, हमारे दो भाव होते हैं, जी। उन भावों से या तृतीय भाव जो हमारा है, वो अगर इसमें आप ऐड कर लें 3, 6, 8 एंड 12, इन जी। भावों के अंदर कुछ सिग्निफिकेशंस काफी अच्छे आते हैं। जैसे कि थर्ड हाउस से आपका इनिशिएटिव आता है, आपका एंटरप्राइजिंग होना आता है, आपका किसी नए काम की शुरुआत में रिस्क टेकिंग आता है। इसी प्रकार से आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो जिमिंग है, जो एक्सरसाइज है, जो अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशंस है, वहाँ से राइटिंग वर्क है, और इसके अलावा कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आप देखें, इसी तरह से छठे हाउस से कॉम्पिटिटर्स एंड राइवल्स देखे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि छठे भाव से कॉम्पिटिटर्स को हराना भी देखा जाता है, राइवल्स को हराना भी देखा जाता है। आपके क्षेत्र विशेष में, जैसे आप लोग ज्योतिषी अगर बन रहे हैं, या कोई अगर मीडिया कर्मी है, तो उसके अंदर भी उस व्यक्ति को काफी कॉम्पिटिटिवनेस मिलती है। इसी कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से ही पिक एंड चूज नहीं होता, कुछ फेवर्स होते हैं। लेकिन अमूमन जो आदमी, जो अगरबत्ती की तरह से, जिसकी या परफ्यूम की तरह से खुशबू जो बिखेरता है अपने कामों से, अपने स्किल सेट से, अपनी नॉलेज से, उस आदमी को प्रमोट किया जाता है। तो ये छठे भाव का सिग्निफिकेशन है। उसी प्रकार से अष्टम भाव जो है सडन राइज सडन गेन का है, तो साथ में वो अध्यात्म का भी भाव है, रिसर्च का भी भाव है। ट्वेल्थ हाउस अगर हमारा जो है लॉसेस का भाव है, तो साथ में ही ट्वेल्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति, ट्वेल्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन से कैसा कमाएगा, या हॉस्पिटल से कैसा कमाएगा, या अर्पित जी आपको बहुत आशीर्वाद, या वो हम ये भी देखते हैं कि फॉरेन हॉस्पिटल्स, इम्प्रिजनमेंट्स वगैरह में इसकी कमाई होगी कि नहीं कमाई होगी। तो चूंकि शुभांशा की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई ग्रह शुभ आंशा में होता है, यानी कि शुभ नवमांशा में होता है, तो वो ग्रह अगर दुख भावों में चला जाए अथवा तृतीय भाव में चला जाए, स्ट्रगल को तो दिखाएगा व्यक्ति, उसको डिफिकल्टीज तो दिखाएगा। जैसे स्पोर्ट्स फील्ड की डिफिकल्टीज हैं, जैसे कि बीइंग ए सर्जन है, उसकी डिफिकल्टीज हैं, उन डिफिकल्टीज को दिखाएगा। लेकिन वो शुभांशा का है, शुभांशा का होने की वजह से उन ग्रहों के कारकत्व जो कि शुभ हैं, इस वजह से वो एंड रिजल्ट में शुभता लेके आएगा। तो इसको हमें ये जो कह है, लें कि मान जी, हम्म। हम्म। इसको ये कह लें कि अगर 6, 8, 12 में हमारे अगर शुभ ग्रहों की राशि पड़ी है, उसमें हम्म। अगर जो है D1 चार्ट का कोई भी प्लेनेट अगर 6, 8, 12 भाव में भी अगर आ गया या थर्ड में भी आ गया, तो वो हम्म। शुभांशा होने की वजह से अच्छे रिजल्ट दे देगा, लेकिन वो खूब मेहनत रगड़ाई करा करके वो रिजल्ट में रगड़ाई हम लोग करेगा। को हाँ बिल्कुल। हाँ तो हाइट पे दे देगा। जी, दूसरा क्योंकि हमारा राशि तुल तीन जी। छः आठ दू- बारह में ग्रहों के आने का मतलब है कि स्ट्रगल का जो पॉइंट है वो डिफॉल्ट में बढ़ जाता है। लेकिन उसका जो है शुभांशा में होने का मतलब है कि उस मेहनत के बाद उस आदमी को अच्छे फल मिलने चाहिए। जी दूसरा ये था
कि अगर कोई D1 का कोई मेलिफिक प्लेनेट हमारे अगर जो नौमांश के त्रिकोण में बैठ जाता, तो यानी कि उसने जो है पिछले कर्मों में कुछ अच्छा कर्म किया है, जिसकी वजह से उसको वहां पे मेलिफिक था, और फंक्शनल मेलिफिक भी था, लेकिन यहाँ पे केंद्र या त्रिकोण में बैठ गया, तो उसने उसको गॉड की ब्लेसिंग से थोड़ा इम्प्रूव हो गया। काफी इम्प्रूव हो जाता है। यानी कहने ठीक है, का मतलब है तीसरा कि सर जी। उस व्यक्ति के अंदर वो योग्यताएं जो हैं वो जन्मजात आ जाती हैं जी, तीसरा उस सर ग्रह ये से सर संबंधित। राशि राशि तुल्य नौमांश में हम लोग जो है, जैसा बताया था आपको, तो जो D1 का जो लग्न होगी, हम्म। नौमांश को हम लोग उसी लग्न का बना लेंगे राशि तुल्य हम्म। नौमांश के लिए। और हाँ। जो जैसे प्लेनेट बैठे होंगे वो वैसे नौमांश के बैठ जाएंगे। तो सर हम्म। ये जो वित्तमांशा जैसे होगा, तो अगर वो नौमांश की कुंडली में, अगर जो हमने राशि तुल्य नौमांश बनाया है और D1 की लग्न को नौमांश की लग्न से मैच करा लिया, उसके बाद देखा कि नौमांश के सेकंड हाउस में जो प्लेनेट आया, वो हमारा वित्तमांशा कहलाएगा। अगर अगर आपने डीवन पे पोस्ट किया, अगर आपने नहीं, डीवन D1 के में नहीं लगन, पोस्ट किया। अगर जी। डीवन के लगन को पे अगर आपने पोस्ट किया नवांश के प्लैनेट्स को, उसी को राशि तुल्य नवांश कहते हैं। उसमें अगर द्वितीय भाव में कोई प्लैनेट अगर फॉल कर रहा है, या द्वितीय का जो लॉर्ड है वो वित्तमांशा की तरह से वर्क करता है, जो इसमें प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई प्लैनेट अगर द्वितीय भाव में प्लेस्ड है तो वित्तमांशा है, वो कोषाधिकारी है। अब वो क्वेश्चन। कोषाधिकारी जो है आपके, उसकी राशि का स्वामी भी और वो प्लैनेट भी, वो D1 में जहां पे भी बैठेंगे उसी भाव में कोष शुरू कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने कोष को भरना है। तो ट्रेजरी को चूंकि ट्रेजरी डिपार्टमेंट उनके अंदर में है, अगर वो अष्टम भाव में आके बैठ जाएंगे, D1 के अंदर बैठे हुए होंगे, तो उसका मतलब अष्टम भाव स्लीजी भाव है, ऊपर की इनकम का भाव है, वो छिपी हुई इनकम का भाव है। तो वो छिपी हुई ही इनकम देना शुरू प्रारंभ कर देंगे। और ज्यादा छिपी हुई इनकम तब देंगे जब वो पापांशा होंगे। अगर शुभांशा होंगे तो ऐसा आदमी जो है वो दाल के अंदर नमक मिलाते हुए वो कमाई करेगा। और अगर वो पापांशा है तो वो पता चला कि दाल में कंकड़ मिला के वो कमाई करने लगेगा, अरे पूरी पूरी दाल नमकीन कर देगा। पूरी दाल नमकीन कर देगा। तो या सर मान लीजिए नौमांस के जो सेकंड हाउस में, जैसे हमने राशिदुल नौमांस बनाया, और हम्म। नौमांस का जो सेकंड हाउस आया उसमें कोई प्लेनेट नहीं बैठा, लेकिन हम्म। वहां का कोई स्वामी तो हो गई होगा। जी। उस स्वामी अगर जो है नौमांस वाली चार्ट में ही अगर किसी सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, तो क्या उसको ये भी कहेंगे कि वित्तमानसा सेवेंथ हाउस में बैठ गया? आप ये कहेंगे, देखिए, जो सेवंथ हाउस में अगर वो प्लेस्ड है तो उसका मतलब ऐसे व्यक्ति के स्पाउस को अच्छा धन कमाने का योग बनेगा। मतलब उसको जो है वो धन को जोड़ने का भी योग बनेगा, तभी वो कोषाधिकारी बनेगा, और धन कमाने का भी योग बनेगा। ये उसको भार्यांशा भी कहेंगे अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है। वैसे तो प्राइमरली वो भार्यांशा का लत्रांशा है। वो भार्यांशा ही कहलाएगा, अगर वो सेवेंथ भार्यम हाउस में बैठा तो हाँ, अगर भार्यांशा सेवंथ हाउस में बैठा है सेकंड, तो भार्यांशा है। और अगर पंचम सेकंड में भाव में बैठा है तो पंचमांशा है। पंचमांशा। ठीक है सर। लेकिन क्योंकि वो वित्त भाव का स्वामी है, तो ये रिलेशनशिप दे देगा कि वो संतान से, अगर पंचमांशा है वो, तो संतान से वित्त को कनेक्ट कर देगा। और इसको D1 में कैसे रिलेट करेंगे? मान लीजिए कोई प्लेनेट D9 के उसमें बैठ गया है जाकर के राशि हम्म। तुल्य नौमांस से, और हम्म। D9 के ही सेकंड हाउस में बैठ गया वो कोई हम्म। प्लेनेट, वो हम्म। वित्तमांशा तो बन गया, इसको D1 हम्म। से सर कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, D1 से ही पहले रिलेट किया जाता है। D9 से उसको रिलेट करने के बदले डेजिग्नेशंस जो हमें ग्रहों के मिलते हैं राशि तुल्य नवांश से, वो दे आर टू बी अप्लाइड ऑन द D1 चार्ट और द राशि चार्ट। तो इसका मतलब जिस भाव में जाएगा वहां पे पंचमांशा की तरह से वर्क करेगा, या पंचमांशा है तो पंचमांशा की तरह से वर्क करेगा। यानी कहने का मतलब है, पंचमांशा अगर दसम भाव में आ गया तो व्यक्ति की जो सोसाइटी के अंदर प्रतिष्ठा होगी संतान को लेकर ज्यादा होगी। यानी कि यानी कि उसका जैसे संतान जो है नेशनल नेशनल लेवल का, उसका संतान जो है वो प्लेयर होगा या सिंगर होगा। पंचमांशा, पंचमांशा जिसे आपने बोला कि दशमांश उसमें दशम में आ गया, यानी कि हाँ। राशि तुल नौमांश का नौमांश की जो लग्न बन गई है, उसमें फिफ्थ हाउस में जो भी प्लेनेट है, मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है, फिर हम हम्म। उसी शुक्र को देखेंगे कि D1 में कहाँ बैठा है। D1 में मान लीजिए 10th में बैठा है, तो यानी हम्म। कि 5-10 का रिलेशन ऐसे काउंट करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है सर, ओके सर, क्लियर सर। ठीक है। अच्छा सर देखिए मुझे अब, भी कुछ पूछना है सर, एक मिनट हाँ के लिए। हाँ हाँ, डॉक्टर पूनम सर पूछिए। सर हमेशा इसका मतलब कि
राशि तुल्य नमाज का लगन और D1 का लगन तो सेम ही होगा ना सर हमेशा? सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। सेम होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ ग्रह उठा के उधर पोस्ट करनी है, लगन तो बदलेगा नहीं कभी भी। एग्जैक्टली बिल्कुल वही होगा। इसमें ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसे कहते हैं नौमांश तुल्य राशि। नौमांश तुल्य राशि और राशि तुल्य नौमांश में ये फर्क होता है कि जो नौमांश का जो लगन होता है व्यक्ति का, उसमें D1 के प्लैनेट्स को पोस्ट किया जाता है, उसे कहते हैं नौमांश तुल्य राशि। वो नौमांश तुल्य राशि भी एक कनेक्टिविटी दिखाता है। पहले तो राशि तुल्य नौमांश बनाने के लिए तो आप क्या कर रहे थे कि नौमांश का जो भी लगन हो, उस लगन को डिस्कार्ड कर रहे थे, और आप उस पे, उस लगन की जगह पे आप D1 का लगन बना रहे थे, और उसमें जो है नवाज के ग्रह की पोस्टिंग कर रहे थे D1 के लगन में। अब यहाँ पे जो उसे कहते थे राशि तुल्य नवांश। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका होता है नवांश तुल्य राशि। नवांश तुल्य राशि इस तरह से फर्क होता है कि नवांश तुल्य राशि में नवांश का जो भी व्यक्ति का लगन है, उसमें D1 के प्लैनेट्स को रेड पेन से लिख लिया जाता है। तो जो नवांश तुल्य राशि है वो हमें ये बताती है कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना इंप्रूवमेंट आया है D1 से D9 में। कहने का मतलब है कि D1 के अंदर जो अगर कोई प्लैनेट है निधनांशा हो गया, मतलब वो निधन के भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है, और यहाँ नवांश तुल्य राशि के अंदर वो निधन के भाव में ना बैठकर वो दसम भाव में बैठ गया। तो अब निधन का भाव बदल के ये हो जाएगा कि इस आदमी के कर्म इतने बढ़ गए हैं कि ये आदमी नॉन डिस्टर्ब काम करेगा, लेकिन काम जरूर छुपाव का करेगा, लेकिन बड़े लेवल का करेगा। जैसे कि वो जो है वो रॉ में काम करे, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करे, वो ईडी में काम करे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम करे, सीबीआई में काम करे, सीबीसीआईडी में काम करे। नॉन डिस्क्रिप्ट होगा। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब है वो समाज के अंदर तो उसको वो प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाली जो एक पुलिस अधिकारी को मिलती है, कि वो गाड़ियां मिलना और वो यूनिफॉर्म जो है वो आदमी बैक एंड कॉल रहना, वो सब तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसको प्रतिष्ठा का वही काम कर रहा होगा छिपाव के द्वारा। ये इसलिए इसको जो है नौमांश तुल्य राशि कहते हैं। तो इसका मतलब है कि नौमांश को देखने में एक कंपोनेंट राशि तुल्य नौमांश है, वहीं दूसरा कंपोनेंट है नौमांश तुल्य राशि। नौमांश तुल्य राशि में क्या किया जाता है कि नौमांश का जो भी लगन व्यक्ति का होता है, उसी लगन के ऊपर D1 के प्लैनेट्स को रेड पेन से लिख के पोस्ट कर लिया जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि D1 का एक प्लैनेट वो किस प्रकार से नौमांश के अंदर आकर इंप्रूवमेंट लेके आया है। जैसे कहने का मतलब पत्नी का भाव का कोई प्लैनेट है वहां पे D1 चार्ट के अंदर, राशि चार्ट के अंदर, और वो पत्नी का प्लैनेट जो है छठे हाउस में आ जाए, तो अब आप ये समझ जाएंगे इसके दो कॉनोटेशन होंगे। अगर पापांशा होगा तो पत्नी के साथ में विच्छेदन देगा, यानी सेपरेशन क्रिएट कर देगा। और अगर शुभांशा होगा तो पत्नी को हाईली कॉम्पिटिटिव बना देगा, और वो जो है अपने क्षेत्र विशेष में कंपटीशन को क्रॉस करते हुए, उनको डिफीट करते हुए वो एक बड़े पद के ओहदे पे वो लाभान्वित होगी। ये या वो डॉक्टरी के नहीं प्रोफेशन में आ जाएगी, बहुत बढ़िया सर, या बहुत बढ़िया, या, बहुत बढ़िया। या वो लोन लोन के प्रोफेशन में आ जाएगी। डॉक्टर पूनम के प्रश्न पूछने से मुझे याद आ गया कि मैंने आप लोगों को राशि तुल्य नौमांश तो कराया था, नौमांश तुल्य राशि नहीं कराया था। एक्चुअली जब जी नौमांशा का हमारा कोर्स हुआ था ना, तो वो कोर्स मैंने आपको बताया 18-19 क्लासेस का था, 20-22 क्लासेस का था। तो उसके अंदर हमने हर नौमांश से आने वाली हर छोटी छोटी चीजों को भी उभार के निकाल के उसको समझाया था। नौमांश अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। नौमांश के द्वारा आप जब चाहें तब आप उस तरीके से आप प्लेनेट को कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग नौमांश से इंटरप्रिटेशन करते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि नौमांशा से इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग कितना अच्छा परिणाम देने में सक्षम हो रहे हैं। ये अच्छा, अब आज का टॉपिक हम करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, देखिए, पुष्कर आमचा और पुष्कर नौमांशा। ये अपने आप में बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि पुष्कर आमशा, पहले तो पुष्कर है क्या। पुष्कर आमशा का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर उन्नति लेके आना।
उसके कुंडली की सभी वीकनेसेस को दूर करना। इसके अलावा पुष्कर आमशा चूंकि बहुत पावरफुल कुंडली को बना देता है, तो अपने किन किन चीजों को वो अच्छा बनाएगा? पुष्कर आमशा का मतलब है एक प्लैनेट की डिग्री, एक विशेष डिग्री प्लैनेट की, जिसमें वो पुष्कर आमशा में आ गया है। यानी पुष्कर नवमांशा अलग है और पुष्कर आमशा अलग है। पुष्कर आमशा इज जस्ट बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ अ प्लैनेट इन D1। और उन पुष्कर आमशा की डिग्रीज को अगर आप पहचान जाएंगे तो आप कहेंगे ये प्लैनेट पुष्कर आमशा का है, चाहे पुष्कर नवमांश का नहीं है। पुष्कर नवमांश उससे हायर स्टेज है, पुष्कर आमशा उससे लोअर स्टेज है। लेकिन लोअर स्टेज में होने के बावजूद पुष्कर आमशा में जो भी ग्रह होता है वो अपने भावों के D1 या राशि चार्ट के अंदर अपने भावों के बहुत अच्छे परिणाम देता है। इसके अलावा पुष्कर आमशा में जो भी ग्रह होता है वो कुंडली की वीकनेसेस को समाप्त करता है और कुंडली को काफी ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसके अलावा पुष्कर आमशा में जो भी ग्रह होता है वो अपने भावों के, दोनों ही भावों के, और इसके अलावा अपने जहां पे वो बैठता होता है वहां के बहुत शुभ परिणाम देने लगता है। अब इसको समझने के लिए आपको ये करना होगा, एक एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम का मतलब होता है कि आप किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में याद कर लें। अगर आप उसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं तो आप कभी उसको भूलते नहीं है। 7 का मल्टीप्लीकेशन है और ये एक्रोनिम इसका बनता है WEPA। WEPA, WEPA से क्या निकला आपका मतलब? W का मतलब वाटरी साइंस। अगर वाटरी साइंस में बैठा है या जली तत्व की राशियों में बैठा है, यानी कर्क में बैठा है, वृश्चिक में बैठा है या मीन राशि में बैठा है, तो वो W हो गया। W के अंतर्गत ग्रह की जो डिग्री है 60 डिग्री ±1 डिग्री होती है। अब 7 का मल्टीप्लीकेशन है WE। ई का मतलब होता है अर्धी साइंस। अर्धी साइंस हमारी कुंडली में होते हैं 2, 6, 10, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन कुंडलियों के अंदर में 7 का मल्टीप्लीकेशन का मतलब कितने डिग्री का हो गया प्लेनेट +-1 में? अखिल साहब अनम्यूट करके बताइए। तो सर वो नहीं, ये अर्थ का देखेंगे ना सर, हाँ। तो वाटर का तो आपने बता दिया 7 डिग्री का पर्टिकुलर कोई प्लेनेट उसको प्लस माइनस आगे हो गया, मतलब 6 डिग्री का हो सकता है या 8 डिग्री का हो सकता है। हाँ, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ ले कि जल तत्व की राशि में यानी कि 4, 8, 12 राशि में अगर कोई प्लेनेट 6 से 8 डिग्री के बीच नहीं, में है तो वो आंसर बहुत उसको छोटा है। देखिए अखिल साहब, आंसर इसका बहुत छोटा। मैंने आपको बोला 7 के मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका तो मतलब सर जो 7 दूनी 14 हो गया, 14 7 दूनी 14, हो गया, 7 21, 7 14 चौक हो गया। 28 और प्लस हाँ, माइनस 1, प्लस हाँ। माइनस 1 डिग्री। लेकिन जी 28 वहां पे नहीं होता। एरी में मैं आ रहा हूँ, एरी पे भी। जी जी जी। मैं उसके बाद आता है WEP। पी का मतलब होता है WEF, सॉरी, WEF का मतलब है ई के बाद आया फायरी साइंस। फायरी साइंस होते हैं मेष, सिंह और धनु। इन राशियों के अंदर वो 21 डिग्री ±1 डिग्री होता है। इसमें 1 डिग्री पूरा नहीं होता, 1 डिग्री से कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्लैनेट की जो डिग्री है वो पूरा 1 डिग्री पास पास नहीं होनी चाहिए। जैसे 21 डिग्री है तो प्लैनेट 22 डिग्री का नहीं होना चाहिए। 21 डिग्री 58 मिनट का हो, 21 डिग्री 59 मिनट का हो। उसी तरीके से पीछे भी वो प्लैनेट जो है 20 डिग्री का नहीं होगा, 20 डिग्री से ऊपर का हो, यानी 21 की तरफ बढ़ता हुआ हो। 20 डिग्री 5 मिनट का हो, 20 डिग्री 2 मिनट का हो, ये है। अब ये WEF जो है 7 के मल्टीप्लीकेशन है। W में 7 डिग्री, अर्दी में 14 डिग्री और फायरी साइंस में 21 डिग्री। लेकिन यहाँ डिविएशन है एरी साइन के अंदर। एरी साइन में 24 डिग्री का होना चाहिए, 28 डिग्री नहीं होगा, वो 24 डिग्री का हो। ये लिखिए WEFA। WEF में तो 7, 14, 21 7 के मल्टीप्लीकेशन है। 7 की टेबल है 7, 14 एंड 21। लेकिन जब एरी साइन आता है वहां पे इसकी डिग्री 24 डिग्री होनी चाहिए। ये पुष्कर आमशा इनको बोलते हैं। और जो भी ग्रह पुष्कर आमशा में होता है वो कुंडली की वीकनेसेस को एलिमिनेट करता है। यानी कुंडली के अंदर जो भी वीकनेस होती हैं उन वीकनेसेस को समाप्त करता है। कुंडली में जिस जगह पे बैठा होता है वहां के बहुत अच्छे परिणाम देता है।
और कुंडली में जो उसके भाव होते हैं राशि चार्ट के अंदर, उन भावों के बहुत अच्छे परिणाम देता है। और साथ में नवमांशा में जहाँ बैठा होता है और जिन भावों का स्वामी होता है, वहां के भी बहुत अच्छे परिणाम पुष्कर आमशा का ग्रह देता है। अब आते हैं पुष्कर नवमांशा। पुष्कर नवमांशा जो है वो इस तरह से थोड़ा फर्क है कि पुष्कर नवमांशा को आपको ये समझना होगा कि पुष्कर नवमांशा में जो ग्रह होता है वो व्यक्ति को किंगली स्टेटस देता है। और इसमें डब्लू राशि के अंदर WEFA लिख लीजिए आप। डब्लू के आगे आप लिख लीजिए वाटरी साइन। वाटरी साइन में अगर पहला और तीसरा नवमांशा है, अगर ये जो पुष्कर नवमांशा होते हैं ये हर साइन के अंदर 2 होते हैं। यानी कहने का मतलब 12 भावों के अंदर 12 राशियां पड़ती हैं, तो कुंडली में कितने पुष्कर नवमांशा बनते हैं? 24। इसको लिख लीजिए कि कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां पड़ती हैं, तो 12 राशियों में प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवमांशा होते हैं और पुष्कर नवमांशा 24 होते हैं टोटल। अब जो डब्लू है, डब्लू में जो पुष्कर आमशा है वो 60 डिग्री का है, लेकिन जो पुष्कर नवमांशा है वो पहला और तीसरा नवमांशा होता है। अब जो अर्धी साइंस होते हैं उसमें पुष्कर आमशा है 14 डिग्री का, और पुष्कर नवमांशा होता है थर्ड नवमांशा और फिफ्थ नवमांशा। फायरी साइंस में पुष्कर आमशा होता है 21 डिग्री का, और पुष्कर नवमांशा होता है सेवंथ नवमांशा एंड नाइन्थ नवमांशा। उसके सामने लिख लीजिए। आज इतने लोगों ने अपना वीडियो बंद किया हुआ है, क्या वजह? रत्ना जी, आप तो वीडियो ऑन करके रखती थी। भाई आप लोग वीडियो ऑन करके रखिए, इसमें मुझे डिस्करेजमेंट होता है कि आप लोग। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा टीचर को आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, आपका आप म्यूट कर लीजिए अपने को, देवाजीत बरवा साहब। हाँ, म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखिए, जो पुष्कर नवमांशा की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप ये समझिए जो वाटरी साइंस होते हैं 4, 8, 12, उनमें पुष्कर आमशा 60 डिग्री का है। और पुष्कर नवमांशा है पहला नवमांशा और तृतीय नवमांशा, थर्ड नवमांशा। यानी कहने का मतलब है 4, 8, 12 ग्रहों राशियों में बैठा हुआ ग्रह। पहला नवमांशा का मतलब हो गया 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट, और तीसरा नवमांशा हो गया 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का। अब इसके बाद आया अर्धी साइंस। अर्धी साइंस में पुष्कर आमशा होता है 14 डिग्री का, प्लस माइनस लेस देन 1 डिग्री। और इसमें जो पुष्कर नवमांशा है वो है थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड नवमांशा आपका हो गया 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का, और पांचवा जो नवमांशा हो गया वो हो गया 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट। इसके बाद आते हैं फायरी साइंस। फायरी साइंस का मतलब हो गया एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसमें जो पुष्कर आमशा होता है 21 डिग्री का होता है, और पुष्कर नवमांशा होता है सेवंथ एंड नाइन्थ नवमांशा। तो सेवंथ, छठा नवमांशा समाप्त होता है 20 डिग्री पर, तो सातवां नवमांशा हो गया 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, और नाइन्थ नवमांशा हो गया 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का। तो ये फायरी साइंस में सेवंथ नवमांशा और नाइन्थ नवमांशा होता है। उसके बाद एरी जो साइंस हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में, इनमें जो पुष्कर आमशा होता है वो 24 डिग्री का होता है, और जो पुष्कर नवमांशा होता है वो छठा और आठवां। तो छठे का मतलब है कि 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री पे तीसरा नवमांशा समाप्त होता है, 20 डिग्री पे छठा नवमांशा समाप्त होता है। यानी 16 डिग्री 40 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट और, तो 20 डिग्री का छठा नवमांशा हो गया। अष्टम नवमांशा बनता है वो 23 डिग्री 20 मिनट से और 26 डिग्री 40 मिनट। तो उसमें जो एरी साइंस होते हैं इनमें जो पुष्कर आमशा है वो 24 डिग्री का है, प्लस माइनस लेस देन 1 डिग्री, और पुष्कर नवमांशा होता है छठा और आठवां। आपने लिख लिया। अब आपको ये पकड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जो पुष्कर नवमांशा में जो ग्रह होता है वो व्यक्ति को नृप तुल्य बनाता है। नृप तुल्य का मतलब ये हो गया कि आपको ये समझना होगा कि अगर
कोई भी ग्रह अगर पुष्कर नवमांशा का किसी की भी कुंडली के अंदर है, तो उसको जो भावों के सिग्निफिकेशन है, D1 चार्ट में, राशि चार्ट में जो भाव है, भावों के जो कारकत्व है, वो बहुत स्टुपेंडस मिलते हैं, लाइक ए किंग्स चाइल्ड। और जहां वो बैठा होता है, वहां के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ये पुष्कर नवमांशा की खासियत है, जो कि फिर हायर पेडेस्टल है, हायर प्लेटफॉर्म है एज कंपेयर टू पुष्कर आमचा। अब मैं आपके सामने एक कुंडली लेके आता हूँ। अच्छा, इसमें भी आपको ये समझना होगा कि पुष्कर नवमांशा में भी एक होता है वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा। वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा क्या है? 3 वर्गोत्तम, इस जो 24 नवमांशा मैंने आपको बताया पुष्कर नवमांशा होते हैं 12 राशियों में कुंडली के अंदर। प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवमांशा होते हैं। इन पुष्कर नवमांशा में भी अगर उसी राशि का, जिस राशि में वो D1 में है, उसी राशि का अगर वो नवमांश में बैठा है, तो वो वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा है। अगर कोई भी ग्रह वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा है, तो वो बादशाह बना देगा। राजा और बादशाह में ये फर्क होता है कि राजा अपनी एक, अपने अपने एक एरिया का, एक गांव हो गया, जमींदारी हो गई, या यूं कहिए शहर हो गया, या एक शहर या 2 शहर हो गए, उसका वो राजा होता है। जो बादशाह है वो पूरे हिंदुस्तान का लॉर्ड होता है। तो जो पुष्कर नवमांशा का जो ग्रह होते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, पुष्कर नवमांशा के ग्रह आयु में कोई बढ़ोतरी नहीं करते हैं, आयु को वो इफेक्ट नहीं करते हैं। जो आयु का निर्धारण कुंडली के अंदर हो चुका होता है, उसी आयु के निर्धारण के अनुसार अल्पायु, मध्यायु या पूर्ण आयु के अनुसार व्यक्ति जीता है। इस वजह से नहीं कि कुछ ग्रह या 4 ग्रह, 5 ग्रह उसके पुष्कर आमचा या पुष्कर नमांचा गए, उसका आयु उसकी बढ़ जाएगी और उसकी आयु जो है 80-90 साल हो जाएगी। वो सब सिर्फ इसी कंडीशन में होगी कि अगर वो 8th हाउस का लॉर्ड भी अगर पुष्कर नवमांशा में है या वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा में है। अब आपको ये समझना है कि वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा कौन कौन से हैं। तो जो कर्क राशि के अंदर जो पहला नवमांशा होता है, यानी कि 4 नंबर की राशि, कर्क राशि, कैंसर राशि में जो पहला जो नवमांशा होता है, वो वर्गोत्तम नवमांशा, वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा होता है। इस चीज को आप लिख लीजिए। जो आप यूं लिख लीजिए कि जो पुष्कर, वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा है, वो प्रथम नवमांशा कर्क राशि का होता है, सिर्फ पर्टिकुलर कर्क राशि, और किसी राशि का नहीं होता जली तत्व। सिर्फ कर्क राशि का प्रथम नवमांशा पुष्कर नवमांशा होता है, प्रथम नवमांशा। अब आइए आप दूसरा, जो दूसरा सेकंड वर्गोत्तम नवमांशा है, वो टॉरस राशि का, टॉरस राशि का 5वां नवमांशा है। यानी वृषभ राशि का जो 5वां नवमांशा है, वो वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा है। अब इसके आगे लिख लीजिए, वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा धनु राशि का 9वां नवमांशा होता है। यानी जो लास्ट नवमांशा होता है धनु राशि में, वो वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा होता है। कोई भी ग्रह अगर धनु राशि के अंदर 9वां नवमांशा में बैठा हो, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच का हो और धनु राशि में विराजमान है, तो वो प्लैनेट वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा का कहा जाएगा। आप इसको लगा के देख सकते हैं। आपको नवमांशा निकालना आसान है। आप जानते हैं कि वो, आप खुद सोचिए कि धनु राशि के अंदर 9वां नवमांशा, धनु राशि फायरी साइन है। काउंटिंग कहां से शुरू होगी? काउंटिंग आपकी शुरू होगी मेष से, एरीज से। एरीज से आप कितना काउंट करेंगे? 9। तो वो कहां जाके विराजमान होगा? धनु में ही। तो इसका मतलब वो पुष्कर नवमांशा जो बना उसका, वो बना क्योंकि वो जो प्लैनेट 9वां नवमांशा का है, तो 23 डिग्री, मतलब 26 डिग्री 40 मिनट से वो 30 डिग्री का बना, तो वो वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा का बना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पुष्कर आमचा और पुष्कर नवमांशा फर्क होते हैं। और जो मैंने आपको फायरी साइंस में आपको ये बताया था, WEF, WEF का मतलब हो गया कि जो पुष्कर नवमांशा बनेगा फायरी साइन के अंदर, आपने क्या लिखा है कि कौन कौन से नवमांशा होंगे?
फायरी साइन में 7th और 9th नौमांशा होता है। जो वाटरी साइंस होते हैं उनमें पहला और तीसरा नौमांशा होता है। अर्दी साइन में तीसरा और 5वां नौमांशा पुष्कर नौमांशा होता है। फायरी साइंस के अंदर सप्तम और 7th नौमांशा और 9th नौमांशा होता है। एरी साइंस में छठा और 8वां नौमांशा होता है। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आप ये देखिए वो कौन सा नौमांशा बना, वो धनु के अंदर नवम नौमांशा। नवम नौमांशा का मतलब वो पुष्कर आंशा हो गया, पुष्कर नौमांशा हो गया। और पुष्कर नौमांशा चूंकि वो हो गया, उसकी पुष्कर आंशा की डिग्री नहीं हुई। जो फायरी साइन के अंदर जो डिग्री है पुष्कर आंशा की, वो तो 21 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री है, लेस देन 1 डिग्री। लेकिन उसकी डिग्री तो ज्यादा है, वो 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का है। लेकिन वो पुष्कर नौमांशा में है क्योंकि 9th नौमांशा का है, तो वो उसी साइन पे जाकर बैठेगा, तो वो वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा बन जाएगा। अब टॉरस में आप देख लीजिए, टॉरस के अंदर एक अर्धी साइंस है। अर्धी साइंस में 3rd और 5th नौमांशा होता है। तो टॉरस में अगर कोई 5th नौमांशा का होगा प्लेनेट, तो 5th नौमांशा कौन सा है? 5th नौमांशा है 23 डिग्री 20 मिनट से, नहीं सॉरी, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट का। तो 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट का कोई अगर प्लेनेट होगा तो 5th नौमांशा का होगा। और 2, 6, 10 राशियों के अंदर काउंटिंग मकर से होती है, 10 नंबर से। तो 10 नंबर से आप 5 गिनेंगे, तो 10 से आप 5 गिनेंगे तो 10 नंबर 1, 11 नंबर 2, 12 नंबर 3, 1 नंबर 4 और 2 नंबर 5। यानी वो उसी 2 नंबर पे आके टिकेगा, उसी वृषभ राशि के अंदर आके वो टिकेगा। तो वो वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा हो गया अर्धी साइंस में, टॉरस के अंदर। ये सिर्फ 3 वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा होते हैं। कर्क राशि के अंदर प्रथम नौमांशा वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा होता है। वृषभ राशि के अंदर पंचम नौमांशा वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा होता है। और धनु राशि के अंदर नवम नौमांशा वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा होता है। वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा का जो प्लेनेट है आदमी को बादशाह बनाता है, यानी उसे ऑल इंडिया लेवल का बनाता है। तो कहने का मतलब है एक मंत्री जो यूनियन मिनिस्टर है, वो वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा होने से ही यूनियन मिनिस्टर बनेगा, जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान पे होगा। या कोई बादशाह, जैसे बादशाह अकबर थे, बाबर थे और ये लोग थे, जिनकी जो स्वे था वो पूरी ऑल ओवर इंडिया था। मतलब साउथ के कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने के बाद, साउथ के कुछ सेक्टर्स को छोड़ने के बाद, तो वो सब पुष्कर नौमांशा के ग्रहों का ही असर होता है। जैसे मधुबाला की हॉरोस्कोप के अंदर 4 ग्रह पुष्कर नौमांशा के थे, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 36 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में वो फिल्मों में आ गई और 60 से ऊपर उन्होंने जो है पिक्चरें की। और उनकी कई मूवीज जो हैं बहुत पॉपुलर रही। और वो हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ में उनको कंपेयर किया जाता था। उनको एक हॉलीवुड का भी एक ऑफर आया था, लेकिन वो चूंकि उनको कंजेनाइटल हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट में होल था, तो वो हॉलीवुड में काम नहीं कर पाई। और इनफैक्ट वो बीमारी के दौरान उन्होंने के आसिफ की मूवी 1960 में मुगले आजम में बड़ा स्टनिंग रोल किया था। लेकिन 63 में उनकी डेथ हो गई जब वो सिर्फ 36 वर्ष के थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पुष्कर नौमांशा डू नॉट गारंटी लॉन्ग लाइफ, लॉन्जिविटी, बट दे गारंटी दैट यू आर गोइंग टू बी एट द नेशनल लेवल। दिलों पे राज करते हैं जो हमारे स्टार क्रिकेटर्स होते हैं, ऑल ओवर इंडिया पे के दिलों पे राज करते हैं। चाहे वो विराट विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, सहवाग हो, तो ये सब जो है पुष्कर नौमांशा का ही असर होता है, जो ऑल इंडिया प्रतिष्ठा देता है। अब आपको जो समझने की जरूरत है, वो इंदिरा गांधी जी की हॉरोस्कोप में आपके सामने ला रहा हूं। उससे आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से पुष्कर नौमांशा व्यक्ति को एक अच्छी स्थितियों में, वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा किस प्रकार से व्यक्ति को एक सॉलिड स्थिति में लेके आता है। देखिए ये मिसेस गांधी की हॉरोस्कोप है। मिसेस इंदिरा गांधी की 19 नवंबर 1917 की पैदाइश है, 23:15 इलाहाबाद की। इनका जो वर्गोत्तम पुष्कर नौमांशा के जो ग्रह हैं, वो एक प्लैनेट है गुरु। गुरु इनका
वृषभ राशि के अंदर पंचम नवमांश का है। आप देखिए 14 डिग्री 58 मिनट का है, यानी 14 डिग्री से आगे का है। और ये अर्धी साइन के अंदर है। अर्धी साइन में पुष्कर आमशा होता है 14 डिग्री का। मैंने आपको बताया WEF। डब्ल्यू का मतलब होता है वॉटरी साइन, वॉटरी साइंस में 60 डिग्री, और अर्धी साइंस के अंदर 14 डिग्री, और प्लस माइनस <1 डिग्री। तो 14 डिग्री 58 मिनट का इनका गुरु है, जो कि पंचम नवमांश का है। और वृषभ में काउंटिंग होती है मकर से। तो मकर से अगर आप 5 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। तो आप देखिए कि नवमांश के अंदर यह ग्रह जुपिटर या बृहस्पति, ये वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा का है। तो इसने इनको, जो मिसेस गांधी को जो रिजल्ट्स देने चाहिए, वो बहुत स्टुपेंडस देने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 9th हाउस एंड 6th हाउस। अब 9th हाउस का रिजल्ट अगर अच्छा मिलेगा, किसी को बादशाही का मिलेगा, तो वो कैसे पिता के वहां पैदा हुई थी, जो भारत के 17 वर्ष तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि नवम भाव से पिता को देखा जाता है। तो वहां पे मीन राशि आती है गुरु की। और 11th हाउस जो है लाभ का भाव है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव है। तो गुरु ने 11th हाउस के और लाभ के और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के और सारे जितने भी जो एक बड़ा सोशल सर्कल है उससे, और इसके अलावा जो भी घर के अंदर सुख सुविधाएं हैं उनका एक स्टनिंग रिजल्ट देना चाहिए। तो इसका मतलब 11th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया, 9th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया जो कि पिता का है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हुई। इसके अलावा 6th हाउस का स्टनिंग रिजल्ट मिलना चाहिए। और 6th हाउस कॉम्पिटिटर्स एंड राइवल्स का है, यानी वो किसी भी इलेक्शन के अंदर, या यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई, 1965 का युद्ध हुआ था, उसके बाद ताशकंद समझौते के लिए जब लाल बहादुर शास्त्री जी गए तो 66 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय पे मोरारजी देसाई, जिस समय निजलिंग गप्पा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उस समय मोरारजी देसाई जो हैं फर्स्ट कंटेंडर थे, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और सेंट्रल मिनिस्टर भी थे। ही वॉज द फर्स्ट कंटेंडर फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं दी गई, क्योंकि कामराज साहब जो थे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कामराज प्लान उन्होंने एक अडॉप्ट किया था। तो सभी एमपीज ने इंदिरा गांधी के फेवर में, इंदिरा गांधी उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, उनके फेवर में वोट किया कि उनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी, तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स थे, इस नवम राशि के जो छठे भाव में पड़ती है, उनको नेस्तानुभूत करते हुए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री घोषित हुई। इनके पिता को भी लाभ हुआ होगा इनके जन्म के समय। हाँ बिल्कुल लाभ हुआ था, बिल्कुल। क्योंकि इनके जन्म के समय तो इमीडिएटली तो नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बड़ा ट्राइंग टाइम था नेहरू जी के लिए। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन इंदिरा जी ने एक वानर सेना जो है बनाई थी, और इंदिरा जी ने भी बहुत ज्यादा अंग्रेजों भारत छोड़ो वाले आंदोलन में काफी पार्टिसिपेट किया था। इंदिरा जी जब नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिपेंडेंस जो है इंडिया को मिली 1947 में। लेकिन 35 में जो इलेक्शंस हुए थे नेशनल असेंबलीज के, उसमें भी नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया था। तो 1917 में ये पैदा हुई थी, तो 35 का मतलब है उस समय इनकी उम्र थी 18 वर्ष। 17 34 18 18 19 साल। और जब 47 में प्रॉपरली जब ये प्रधानमंत्री बन गए नेहरू जी 1947 में, तो 47 को अगर आप इससे डिवाइड, उससे माइनस करें 1917 को, तो इंदिरा जी उस समय 30 वर्ष की थी जिस समय वो नेहरू बड़ा जी प्राइम मिनिस्टर उस बने। समय दशा भी देखी जाएगी, इसका मतलब कि कौन सी दशा चल रही थी। नहीं, पहले आप ना कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि पुष्कर ओके। नवमांशा, मैं आपको वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा का फल बताने की कोशिश कर रहा हूँ मिसेस जी जी इंदिरा जी। गांधी की हॉरोस्कोप से। इसके अलावा जो इनका
इनका जो शुक्र है वो पुष्कर नवमांशा का है, लेकिन पुष्कर नवमांशा का है, लेकिन वो जो इनका ग्रह है शुक्र, ये वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा का नहीं है, ये पुष्कर नवमांशा का है। ये ग्रह है 21 डिग्री और 3 मिनट का। तो इसका मतलब शुक्र कौन से उसका हुआ, 20 डिग्री पे छठा नवमांश समाप्त होता है, ये 7वें नवमांश का हुआ। और 7वां नवमांश किस साइन में हुआ, फायरी साइन में, क्योंकि 9 नंबर की राशि पे है। तो फायरी साइन में 7वां नवमांश जो मैंने आपको बताया था, फायरी साइन के अंदर 7वां और 9वां नवमांश पुष्कर नवमांशा होते हैं। तो शुक्र भी इनका पुष्कर नवमांशा का है, लेकिन गुरु तो इनका बादशाहित वाला प्लेनेट है, क्योंकि वो वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा का है, जो कि पिता भाव का स्वामी है, और दूसरा झगड़े झंझट के भाव का स्वामी है, डिफिकल्टीज के भाव का स्वामी है। तो ये हमेशा जो है इलेक्शंस में क्लीन स्वीप करती रही रायबरेली से। और इसी तरह से कोई भी कॉम्पिटिटर और कोई भी राइवल इनके सामने टिक नहीं पाया। जब इनका जो जब इनको दोबारा जब ये इलेक्शन जब आए थे, उस समय पे एक स्थिति बनी थी कि मोरारजी देसाई जो है एकदम से काफी सपोर्ट लेकर आ गए थे, और सिन्हा यशवंत जो यशवंत चौहान जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी जो है काफी पावरफुल हो गए, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी एक स्टेक क्लेम कर रहे थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। लेकिन उस समय बाबू बाबू जगजीवन राम अपने 80 एमपीज के साथ इंदिरा गांधी के खेमे में आ गए। यानी कि 80 से जो यूपी के और दूसरी जगहों के जो दलित वो थे, बाबू जगजीवन राम एक दलित नेता थे। बाबू जगजीवन राम जो है अपने 80 एमपीज का उनको सपोर्ट था, तो वो इंदिरा जी के फेवर में आ गए। तो इंदिरा जी को दोबारा वो जीत गई और दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो गई। तो मोरारजी देसाई को उस बार फिर मुंह की शिकस्त खानी पड़ी। तो ये क्या वजह है, ये इसलिए है क्योंकि ये जो शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, वो शुक्र फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के मालिक हैं, चौथे हाउस के मालिक हैं, जहां से राज सिंहासन देखा जाता है। और चौथा हाउस जो सुख का भाव है, और चौथा हाउस जो एक व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा, पब्लिक प्रतिष्ठा के साथ में कितना मैच कर रही है उसका भाव है, और एक व्यक्ति के सुख का भाव है, उसके मतलब उसको एक सुख देने वाला भाव है। और छठा हाउस पे ये शुक्र बैठे हैं, जो कि पुष्कर नवमांशा के हैं। तो छठा हाउस हमारे राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स का हाउस है, डिफिकल्टीज का हाउस है। ये डिफिकल्टीज में की सिचुएशंस में भी पुष्कर नवमांशा का ग्रह व्यक्ति को एक विजयी करता है, मतलब उसको विजय दिलाता है। तो ये आपको मिसेस गांधी की हॉरोस्कोप में दो प्लैनेट पुष्कर नवमांशा के हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और शुक्र की जो राशियां हैं वो है चतुर्थ भाव की और 11th हाउस की, और जो शुक्र बैठे हैं वो छठे भाव में। गुरु वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा के हैं, उनकी दो राशियां हैं छठे भाव की और नवम भाव की, और वो स्वयं 11th हाउस में बैठे हैं। और गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, यानी कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे की राशियों में बैठे हुए हैं। एक दूसरे की राशियों में बैठ जाने की वजह से ये एक युति की स्थिति में आ जाते हैं। यानी इन दोनों ही ग्रहों को 11th हाउस 6th हाउस में विचरण का पूरा अधिकार मिल जाता है। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। अब आप नवमांशा में देखिए, जो गुरु हैं वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा के हैं, और प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। तो वहां के बहुत स्टुपेंडस रिजल्ट देंगे, स्टनिंग रिजल्ट देंगे। शुक्र जो है वो अष्टम भाव और तृतीय भाव के हैं, मेहनत मशक्कत पुरुषार्थ और इनिशिएटिव। और यही शुक्र ने, और चूंकि ये अष्टम भाव के भी हैं, तो ये ह्यूमिलिएशन का भी भाव होता है, तो साथ में सडन गेन और सडन राइज का भी होता है। तो ये जो अष्टम भाव वसीयत का भी भाव है, तो वसीयत में इनको एक प्रीमियरशिप मिली, प्राइम मिनिस्टरशिप भी जो उनके हाथ में लगी है, वो इस वजह से लगी क्योंकि इनके पिता हिंदुस्तान के 17 वर्ष तक प्राइम मिनिस्टर रहे, इस वजह से। अब आप समझ गए बात को। तो ये जो वसीयत में उनको ये मिला, और वसीयत में आनंद भवन मिला, वो सब वो उन्होंने बाद में छोड़ दिया, क्योंकि अष्टम अब वो उन्होंने सरकार को ही उन्होंने
ट्रांसफर कर दिया था, इलाहाबाद का जो आनंद भवन था, तो वो अष्टम भाव ही इस तरह की चीजें देता है और करवाता है, टू फोर गो। अब आप में से किसी को इंदिरा गांधी जी की हॉरोस्कोप पे कुछ पूछना हो तो मैं दोबारा उसको बताऊं, पुष्कर नवमांशा पुष्कर आमशा पे कुछ पूछना हो तो मैं उसको दोबारा बताऊं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर बता देता हूं, एक्रोनिम में, एक्रोनिम जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स करते हैं, बड़ी बड़ी जो है बीमारियों को और ऑर्गन्स के नामों को के पहले अल्फाबेट को का वो एक्रोनिम बनाते हैं, उसको वो रट लेते हैं। अब यहाँ पे एक्रोनिम आपका बनता है WEFA। WEFA, डब्ल्यू का मतलब वाटरी साइंस, जो कि 4 8 12 साइंस है। उसमें पुष्कर आमशा है 7 डिग्री का, और ये 7 के मल्टीपल चलते हैं। और ये प्रथम और तृतीय नवमांशा जो है पुष्कर नवमांशा है। जो अर्धी साइंस है 2 6 10, इन 2 6 10 में पुष्कर आमशा है 14 डिग्री का, 7 के मल्टीप्लीकेशन में 14 डिग्री का है। और इसके जो पुष्कर नवमांशा है वो थर्ड एंड फिफ्थ नवमांशा है। अब इसके बाद आया फायरी साइंस। फायरी साइंस में 7 का मल्टीप्लीकेशन 3 से अगर आप करते हैं तो 21 डिग्रीज आ गया। फायरी साइंस है 159, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इन साइंस के अंदर पुष्कर आमशा होता है 21 डिग्री प्लस एंड माइनस ऑफ <<1 डिग्री। और इसमें 7th एंड 9th नवमांशा पुष्कर नवमांशा होता है। इसके बाद आया एरी साइंस। एरी साइंस के अंदर पुष्कर आमशा है 24 डिग्री का, और पुष्कर नवमांशा है 6ठा और 8वां नवमांशा। आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी वुड हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं। सर बोलिए। बोले। हाँ बोलिए। सर आपने पुष्कर नवमांश के लिए जो है एरी साइंस में आपने 6ठा और 8वां नवमांश लिखाया है। एरी साइंस में, दैट इज करेक्ट। ठीक है, 3 7 11। हम्म और वहीं पर जो है इंदिरा गांधी जी की जो कुंडली थी उसमें वीनस 21 डिग्री का था, तो वो मैंने आपको 7वां नवमांश। मैंने ना, मैंने आपको इमीडिएटली ये बताया था। मैंने आपको साफ ये बोला था, पुष्कर आमशा एंड पुष्कर नवमांशा दोनों डिफरेंट। मैंने आपको बोला जी था जो जी। पुष्कर आमशा है, पुष्कर आमशा का जो ग्रह होता है वो लोअर पेडेस्ट्रल का होता है। आप ये समझिए ग्रुप बी सर्विसेज का है, जी और जी ग्रुप जी। ए सर्विसेज का पुष्कर नवमांशा है। ठीक है सर, क्लियर सर। जैसे क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर्स की जो सर्विस है वो लोअर मानी जाती है क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स। क्लास 1 ऑफिसर्स पीसीएस, गजेटेड तो होते ही होते हैं, पीसीएस और आईएएस का डिफरेंस मान। पीसीएस आईएएस जी। हाँ, तो पुष्कर आमशा जो है वो एरी साइंस के अंदर 24 डिग्री का है। जो भी प्लैनेट 24 डिग्री का होगा वो भी सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम बनेगा, लेकिन काफी समय के बाद। आप समझ गए अब अखिल साहब? लेकिन अगर कोई जी आईएएस मैं। में निकलेगा तो वो डायरेक्टली वो एडीएम बनेगा, वो बनेगा एसडीएम से 1 साल के बाद एडीएम बन जाएगा, और डीएम बन जाएगा 3 साल के अंदर। तो जो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पुष्कर आमशा के ग्रह भी बहुत ब्यूटिफिकेशन के साथ होते हैं, अच्छे होते हैं। जिन जिस जगह बैठते हैं, जिन भावों के स्वामी होते हैं, उन स्वामित्व को सुंदर करते हैं, उनको ब्यूटिफाई करते हैं। किंतु जो पुष्कर नवमांशा है वो हायर पेडेस्ट्रल्ड है, वो हायर प्लेटफॉर्म्ड है। उसकी स्थिति अपने आप में एक सैल्यूट करने लायक ग्रह की है, क्योंकि जहां वो बैठेगा उस ग्रह के, उस भाव के, नेगेटिविटी वाले भाव के भी जो आपको रिजल्ट्स क्रिएट करेगा, वो बहुत ही स्टनिंग रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और जिस भाव की उसकी स्वामित्व हो, जिन भावों का वो स्वामी होगा, उन भावों के भी स्टनिंग रिजल्ट देंगे, जो कि बिल्कुल बादशाहित के रूप में आएंगे। अगर वो वर्गोत्तम हो गया, वर्गोत्तम पुष्कर नवमांश का हो गया तो बादशाह जैसा हो गया। और अगर वो सिर्फ पुष्कर नवमांशा का है तो वो किंगली है। गुरुदेव प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। अ, गुरुदेव, कैसे हैं? बस आशीर्वाद आपका। क्वेश्चन ये है कि अगर राहु वृष राशि में और वर्गोत्तम पुष्कर नवमांश में है तो उसका फल शुक्र से देखा जाएगा, क्योंकि हाँ जी, उसके ऐसा पुष्कर। है। देखिए, वैसे तो पुष्कर आमशा और पुष्कर नवमांशा में क्लासिकल टेक्स्ट, जैसे देव केरलम है, मतलब चंद्रकला नाड़ी है, ये सब है, ये सब राहु और केतु को नहीं लेते हैं। जैसे जातक पारिजात है, या कोई 12 मिहिर का, या
बृहत पाराशर शास्त्र है, वो 7 ग्रहों के में ही पुष्कर आमशा और पुष्कर नमांशा लेते हैं। लेकिन जो हमारी एम्पेरिकल स्टडी है, जो हमारी प्रैक्टिकल स्टडी है, उस प्रैक्टिकल स्टडी में हमने देखा है कि राहु और केतु भी अगर पुष्कर नवमांशा या पुष्कर वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा के हो जाते हैं, तो वो अपने क्षेत्रों के अंदर एक व्यक्ति को बहुत बड़े लेवल पे लेकर आ जाते हैं। तो उनका क्षेत्र क्या है? राहु का क्षेत्र है फिल्म वर्ल्ड, राहु का क्षेत्र है पॉलिटिकल वर्ल्ड, राहु का क्षेत्र है एनजीओ, ऐसा एनजीओ का काम जिसमें व्यक्ति को सेल्फ को इनकम होती है। हर एनजीओ ऐसे नहीं होते हैं जो सेल्फिशनेस के साथ चलाए जाए। मैं इसमें एनजीओ को किसी भी तरह का एक्सपर्शन या उस पर दोषारोपण करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बहुत से एनजीओ जो हैं बहुत अच्छे मकसद और पूरी ईमानदारी के साथ चलाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी एनजीओ की भरमार है जो कि वेलफेयर मिनिस्ट्री से, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री से फंड खाने के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं या पब्लिक से फंड खाने के लिए बनाए जाते हैं। राहु जब भी इन्वॉल्व हो जाएगा और पुष्कर नवमांशा का हो जाएगा या वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा का हो जाएगा, तो उसकी स्लीजीनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब हर मूवी जो है आर्ट फॉर्म में नहीं बनती है। कुछ मूवीज जो हैं वो स्टारडम में आने के लिए या अपनी टीआरपी को बनाने के लिए या अपनी बॉक्स ऑफिस को सफल करने के लिए कैबरे डांस और विलेन के रोल, रेप के सीन, इस तरह की बुराइयां जो है समाज की, उन बुराइयों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं और दर्शकों को अंत तक यही दिखाते हैं कि जो आदमी बुरा है वो सक्सेसफुल है और वो आम आदमी के ऊपर वो बहुत निर्दयी होता जा रहा है और उसकी जो है बदमाशी उसकी एक लंबे समय तक चल रही है। बिल्कुल एंड मूवी का करते समय वो दिखा देते हैं कि हीरो जो है वो बड़ा ईमानदार है और उसको वो समाप्त कर देता है। आप समझ गए ये बात? तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि राहु इन्वॉल्व हो जाता है। राहु जब भी इन्वॉल्व होगा तो सेल्फिशनेस इन्वॉल्व हो जाएगी और सेल्फ को प्रमोट करने वाली चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि राज समाज पर इस मूवी का कितना गलत असर जाने जा रहा है, जाने वाला है। यानी कि पूरे ही पुलिस विभाग को इस तरीके से दिखाते हैं कि लोगों का पुलिस के पास जाने में डर का एक एलिमेंट आ जाए और पुलिस वालों को हर हर पुलिस वाले को वो करप्ट मान के चले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से पुलिस वाले जो हैं करप्ट नहीं होते हैं और वो लोग जो है समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ नमिता जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर वर्गोत्तम जो भी प्लैनेट होता है आप कह रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे वर्गोत्तम नववांश का प्लैनेट जुपिटर बना है यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के, तो इसको पुष्कर अपने कारक ये है वर्गोत्तम पुष्कर ये उत्तम। है वर्गोत्तम पुष्कर नवमांशा। हाँ जी, तो ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन सर इनकी जो है अगर ये मैरिज का कारक भी था तो मैरिज ठीक नहीं रही थी इनकी, तो हम इसको कैसे उसका सोच सकते हैं? उसका उसको जो है ना आपको यहाँ से देखना होगा कि मैरिज का जो इनकी कुंडली के अंदर प्लैनेट है शुक्र, वो नवमांश के अंदर अष्टम मूलत है, स्वराशिस है, तुला राशि के अंदर है लेकिन अष्टम भाव में है। तो कोई भी चीज ओवरराइट नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी में। अगर कोई भी ग्रह अगर अष्टम में चला जाएगा तो वो, देखिए आपको ये समझना होगा कि फिरोज गांधी के साथ जो इनकी मैरिज हुई थी, नंबर वन तो फिरोज गांधी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और वो कहने का मतलब है वो बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत सेल्फलेस उन्होंने काम किया था। इवन नेहरू जी के समय पे जब वो रायबरेली की सीट जीत के आए थे, नेहरू जी उनके ससुर थे और वो पार्लियामेंटेरियन, जब वो बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, नेहरू जी की सरकार थी। लेकिन फिरोज गांधी, और जबकि फिरोज गांधी स्वयं जो है वो जर्नलिज्म से आए थे और जो नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसको फाउंड किया था उसके वो चीफ एडिटर थे बहुत लंबे समय तक। लेकिन हाँ मिनिस्टर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद टी कृष्णामाचारी जो थे फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि फिरोज गांधी ने ही वो फाइनेंशियल स्कैम को अनर्थ किया। उन्होंने ही ये बताया कि किस तरीके से नेहरू जी की कैबिनेट के मिनिस्टर किस तरीके से रेलवे के टेंडर्स को खा रहे हैं और वो किस तरीके से वो टाटा और बिरला इस तरह की जो ग्रुप्स हैं उनको वो फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं।
उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूं, आप विकिपीडिया में देख लीजिएगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है टी कृष्णामाचारी थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर। नेहरू जी चूंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत पॉपुलर लीडर थे, इवन जब 1962 का हमारा युद्ध हारा गया, उस समय कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो वो, चूंकि चाइना ने हमारी 14,000 वर्ग मीटर लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था और इंडिया की फोर्सेस बहुत बुरी तरह से हारी थी, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता। लेकिन कृष्णा मेनन जो डिफेंस मिनिस्टर थे और लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल जो कि चीफ ऑफ आर्मी के थे, उस समय पे कोई जनरल रैंक का नहीं था, लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल, उस समय उनकी एक बाद में उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी छपी थी जिसको लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल ने स्वयं लिखा था, वो थी द अनटोल्ड स्टोरी, वो मैंने पढ़ी है। उसमें उन्होंने ये बात को बताया था कि हमारे पास में 303 जैसी भारी बंदूकें थी, और जबकि चाइना को एक एडवांटेज था माउंटेनियस ऊपर के रीजन से हम पे अटैक करने का, और उनके पास में ऑटोमेटिक वेपन्स थे, और चाइना की जो फोर्स थी वो हमसे 4 गुना ज्यादा थी, और हमारे जो 303 वो सब जाम हो रही थी, और हमारे पास एडिकेट एम्यूनिशन नहीं था। हमारे पास जो है उस तरह के बजूकास थे जो कि चाइना जो है 20 साल पहले छोड़ चुका था। बजूका मतलब जिससे के द्वारा ग्रेनेड्स को फेंका जाता है, या जो एंटी टैंक मिसाइल्स थी हमारे पास, वो आरपीजी जिनको बोला जाता है, वो सब चाइना उनको 10 साल पहले खत्म कर चुका था अपने आर्टिलरी से और अपनी इन्वेंट्री से, क्योंकि वो बहुत ही पुराने वेपन्स थे। उस समय कृष्णा मेनन जो डिफेंस मिनिस्टर थे 1962 की लड़ाई में हारने के बाद, डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन और बीएम पॉल जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। लेकिन नेहरू जी को रिजाइन नहीं करना पड़ा क्योंकि वो पॉपुलर लीडर थे देश के। इसी प्रकार से जिस समय ये फिरोज गांधी ने एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रायबरेली को की सीट को रिप्रेजेंट करते हुए जब इस स्कैम को निकाला, फाइनेंशियल स्कैम को, जो कि करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का था उस समय पे, उस समय टी कृष्णामाचारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना, नेहरू जी के ऊपर आंच नहीं आई। तो लेकिन नेहरू जी के जो है डिफरेंसेस इनके साथ में बहुत बड़े हो गए इस बात पे, क्योंकि इस इन्होंने 14 स्कैम जो है नेहरू जी के टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर में व्हाइट पेपर की डिमांड की उनपे। यानी व्हाइट पेपर गवर्नमेंट को तब देना पड़ता है, इसे सफेद कागज कहते हैं या व्हाइट पेपर बोलते हैं। व्हाइट पेपर जो कभी कोई स्कैम हो जाता है, जैसे रफेल वाला इस बार हुआ था मोदी जी के टाइम पे, तो उस समय पे अपोजिशन पार्टीज व्हाइट पेपर की डिमांड कर रही थी। व्हाइट पेपर का मतलब है जिस समय गवर्नमेंट बैकफुट पे आ जाती है और वो ये बताती है कि अगर कोई परसीव्ड कोई स्कैम हुआ है तो वो किन कारणों से नहीं हुआ है, उसी को व्हाइट पेपर कहते हैं। वो जो है पार्लियामेंट में परमानेंटली वो चला जाता है रिकॉर्ड्स में, उसमें सरकार को बैकफुट पे माना जाता है। और ये बड़ा, लेकिन मोदी जी ने ना तो व्हाइट पेपर उस पे दिया जो डिमोनेटाइजेशन किया, उस पर भी डिमांड हुई थी, और इस पे भी नहीं हुआ। तो बहरहाल उसमें कारण भी एक है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी ऑल ओवर इंडिया बहुत हाई लेवल्स की थी, तो इस वजह से, और दूसरा उनकी मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा थी उनकी पार्टी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिरोज गांधी जी की, क्योंकि फिरोज गांधी जी उस समय पे नेशनल हेराल्ड के चीफ एडिटर भी थे उसके पहले। तो उन्होंने जो है, और जो इंदिरा गांधी के साथ में उनके डिफरेंसेस निकले, ये इन्हीं स्कैम्स के निकलने के बाद और नेहरू जी की कैबिनेट के बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाने की वजह से, उनके जो है एम्बेरसमेंट की वजह से, और वो अपने पिता के साथ खड़ी थी इंदिरा गांधी, इसलिए वो जो है अपने पिता के हाउस में रायसीना हिल में शिफ्ट कर गई फिरोज गांधी के मकान से, क्योंकि उन्होंने समझाने की कोशिश की कि तुम मेरे पिता के मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। लेकिन फिरोज गांधी ने कहा मैं ईमानदारी के साथ में प्रश्नों को उठाता रहूंगा। इस तरीके से डिफरेंसेस हुए। तो डिफरेंसेस वर मोर ऑफ पॉलिटिकल नेचर रादर देन पर्सनल। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक अच्छा जो है करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री का ज्ञाता होने की भी आवश्यकता होती है अगर उसने टीचिंग का काम करना है, तब सर आप आपको चीजों को बहुत पकड़ अच्छी पाते हैं। हम्म, सर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। नहीं, मुझे इंटरेस्ट बहुत है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत है, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट बहुत है,
पहले 2 अखबार पढ़ने की आदत थी तो। अच्छा चलिए, और किसी ने कुछ पूछना हो? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दूसरा, अब जो हम चलने जा रहे हैं वो हम वर्गोत्तम नवमांश पे। अब इसकी हेडिंग आप डाल दीजिए, वर्गोत्तम ग्रह और वर्गोत्तम नवमांश। वर्गोत्तम नवमांश क्या होता है? जब भी कोई प्लैनेट सेम राशि में या साइन में, D1 राशि चार्ट के अंदर और नवमांश के अंदर सेम राशि में बैठता है तो उसको वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। और वर्गोत्तम लगना भी होता है। लगन, जो लगन है व्यक्ति का, तो किसी का मेष लगन है और उसका नवमांश में भी मेष का नवमांश बनता है, मेष लगन का, तो उसका लगन जो है वर्गोत्तम लगन कहा जाएगा। वर्गोत्तम लगन एक व्यक्ति को बहुत सफल बनाता है, वेल्दी बनाता है, हैप्पी बनाता है, लॉन्ग लिव्ड बनाता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है वर्गोत्तम लगन के केस में? जो केंद्र और कोण के जो भाव हैं वो भी वर्गोत्तम हो जाने की वजह से व्यक्ति को केंद्र के भाव मटेरियल गेन्स बहुत ज्यादा देते हैं, और कोणास के जो भाव हैं, त्रिकोणों के भाव हैं, उनके वर्गोत्तम हो जाने की वजह से उस व्यक्ति को बचपन से प्रतिभाशाली बनाते हैं। लेकिन इस वर्गोत्तम लगन के होने पर एक नुकसान ये होता है कि 6, 8, 12 के जो दुख भाव हैं वो भी वर्गोत्तम हो जाते हैं। तो वो रोलर कोस्टर इफेक्ट उसके जीवन में लेकर आते हैं। उस व्यक्ति को काफी डिफिकल्टीज, डिजीजेस ये सब देते हैं, फिर वर्गोत्तम होने की वजह से उन डिजीजेस और डिफिकल्टीज से बाहर निकालते हैं। तो अब आप समझ गए, वर्गोत्तम लगन का मतलब है कि जिस लगन की कुंडली है, अगर किसी व्यक्ति की कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन का ही अगर नवमांश बनता है तो हम बोलेंगे ये वर्गोत्तम लगन की कुंडली है। अगर वर्गोत्तम लगन की कुंडली होती है तो वो ऐसा व्यक्ति बहुत ग्रिट डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति होता है, दृढ़ निश्चय का व्यक्ति होता है। उसे जीवन के अंदर केंद्र और त्रिकोण के भावों का भी वर्गोत्तम हो जाने की वजह से बचपन से प्रतिभाशाली वो होता है। जीवन के अंदर वो बहुत कुछ अचीव करता है, क्योंकि केंद्र भाव हमें मटेरियल गेन्स के भाव हैं। तो जीवन के अंदर वो समृद्धशाली बनता है, किंतु दुख भावों का भी वर्गोत्तम हो जाने की वजह से 6, 8, 12 का उस व्यक्ति के जीवन में रोलर कोस्टर राइड हो जाता है। यानी उतार और चढ़ाव की स्थितियां आ जाती हैं छठे, 8वें और 12वें भाव को लेकर। 12वां भाव लॉसेस का है, छठा भाव डिफिकल्टीज का, लिटिगेशन का है, अष्टम भाव जो है क्रॉनिक डिजीजेस का, मृत्यु का, आयु का भाव है। तो इन भावों को लेकर भी उसको, व्यक्ति को परेशानियां बड़े लेवल की आने लगती हैं। लेकिन चूंकि उसका वर्गोत्तम है ये भाव भी, तो इन परेशानियों में घुसने के बाद भी वो अपने आप को निकलता हुआ पाता है, मेहनत और डिटर्मिनेशन के द्वारा। अब ये जो वर्गोत्तम जो नौमांशा है, वर्गोत्तम जो नौमांशा है, वो वर्गोत्तम ग्रह हो या वर्गोत्तम नौमांशा हो, इनका जो डिस्पोजिटर है वो राशि चार्ट के अंदर और नवमांश चार्ट के अंदर सेम प्लैनेट होता है। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो ग्रह अगर वो कर्क राशि में है तो वो नवमांश में भी कर्क राशि में होगा, तो उसका डिस्पोजिटर जो राशि चार्ट में चंद्र है, तो डिस्पोजिटर उसका नवमांश के अंदर भी चंद्र होगा। अगर वो लियो का है, अगर किसी का गुरु, तो इसका मतलब वो लियो राशि में ही वो नवमांश में बैठेगा, तो उसका डिस्पोजिटर जो है सूर्य होगा दोनों ही चार्ट्स के अंदर। अगर वो मेष राशि के अंदर है तो मेष राशि में ही वो नवमांश में होगा, अब वो वर्गोत्तम ग्रह माना जाएगा। वृश्चिक में होने पर वो वर्गोत्तम ग्रह नहीं माना जाएगा। एक जगह मेष में हो, दूसरी जगह वृश्चिक में है, तो वो वर्गोत्तम ग्रह नहीं है। वर्गोत्तम ग्रह वो तभी है जब वो मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है D1 में, और उसी राशि का वो D9 के अंदर भी बैठा है। अब इसमें पहला जो वर्गोत्तम का जो करेक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहले होता है स्वक्षेत्री वर्गोत्तम। उसे हम कहते हैं ओन हाउस वर्गोत्तम। ओन हाउस वर्गोत्तम का मतलब है कि ग्रह अपनी ही राशि के अंदर D1 चार्ट में बैठा है और अपनी ही राशि में वो D9 चार्ट के अंदर बैठा होता है। जब भी ग्रह ओन हाउस का वर्गोत्तम होता है, जैसे मेरी कुंडली में बुध मिथुन राशि के हैं D1 चार्ट में, और वही बुध मिथुन राशि के हैं नवमांश चार्ट के अंदर, तो मेरा बुध जो है वर्गोत्तम है। बुध के वर्गोत्तम होने से बुध एक ऑरेटर माने जाते हैं, यानी कि
लगातार बोलने वाले और जल्दी जल्दी किसी भी काम को करने वाले, याद अच्छा रखने वाले और रिप्रोड्यूस करने वाले, यानी किसी भी चीज को समझ के रिप्रोड्यूस करने वाले। अगर किसी भी ग्रह के वर्गोत्तम हो जाने से उस ग्रह के कारकत्वों के बहुत अच्छे परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं। दूसरा, बुध की महादशा मेरी सबसे अच्छी महादशा रही थी, जिसमें मैंने काफी धनार्जन किया था और नेम फेम मैंने जो है विदेशी क्लाइंट से और इंडियन क्लाइंट से कमाया था। और उस टाइम पे एक मैगजीन भी मैं निकालता था। यानी कहने का मतलब है कि जो वर्गोत्तम ग्रह होता है वो आदमी को एक अच्छा लेखन का भी, वो बुध जैसा ग्रह लेखन की भी क्षमताएं देता है। अब आपको ये समझना है ओन हाउस वर्गोत्तम में क्या होता है कि ग्रह स्वक्षेत्रीय होता है, मंच के अंदर भी स्वक्षेत्रीय होता है। तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म या चार्मिंग पर्सनालिटी बनाता है, उसको यूथफुल विगर देता है, यानी उसे अपनी उम्र से थोड़ा घटा हुआ उम्र का दिखाता है। और इसी प्रकार से उस व्यक्ति को ज्ञान, समृद्धि वगैरह देता है अपनी मदरलैंड के अंदर। और उस भावों का, जिन भावों का वो स्वामित्व रखता है और जिस भाव पे वो D1 में बैठता है, जिस भाव का स्वामित्व वो नवमांश में रखता है और जिस भाव में वो नवमांश के अंदर बैठता है, उन 6 के 6 जगहों का वो बहुत अच्छा परिणाम व्यक्ति के जीवन में डालता है। अब इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है उच्च वर्गोत्तम। उच्च वर्गोत्तम का मतलब है, जैसे आप जानते हैं, शुक्र मीन राशि के अंदर उच्च के होते हैं, गुरु कर्क राशि के अंदर उच्च के होते हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो ये ग्रह अगर नवमांश के अंदर भी अपनी उच्च की राशि में बैठेंगे तो ये होगा उच्च वर्गोत्तम। उच्च वर्गोत्तम में बहुत अच्छे परिणाम व्यक्ति को दशा के अंतर्गत और उन भावों के मिलते हैं। और ये स्वक्षेत्री वर्गोत्तम से ज्यादा स्टुपेंडस रिजल्ट्स, स्टनिंग रिजल्ट्स देता है, क्योंकि वो ग्रह उच्च का हो जाता है और वो नवमांश के अंदर उच्च का होकर वो इतनी अच्छी स्थिति में उच्च का होकर वर्गोत्तम हो जाता है। तो ऐसे आदमी को स्टेट लेवल पर अथवा नेशनल लेवल पे नेम फेम वगैरह देता है। उसको ग्रह के कारकत्वों के बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। अब इसके बाद नीच वर्गोत्तम यानी डेबिलिटेटेड वर्गोत्तम। अगर कोई ग्रह नीच का है और वर्गोत्तम है, जैसे शनि मेष राशि का राशि चार्ट में भी हो, नवमांश में भी हो, सूर्य तुला राशि का राशि चार्ट में भी हो, नवमांश में भी हो, D1 D9 दोनों में अगर तुला राशि का सूर्य है तो आप क्या बोलेंगे कि ये नीच वर्गोत्तम है, यानी कि डेबिलिटेटेड वर्गोत्तम है। तो डेबिलिटेटेड अगर वर्गोत्तम कोई ग्रह होता है तो वो व्यक्ति को काफी मिजरीज और हार्डशिप क्रिएट करता है। उसके जीवन के अंदर एक मिक्सचर आता है सक्सेस और फेलियर का, यानी उस आदमी को सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है, साथ में उसको फेलियर्स भी लाइफ के अंदर मिलते हैं। ये सारों का ताबड़तोड़ उसको परिणाम एक के बाद एक मिलता रहता है साइक्लिकल वे में। और अगर उसकी डेबिलिटी, ग्रह की डेबिलिटी अगर उसकी कैंसिल हो रही है D1 के अंदर, D1 में अगर उसकी डेबिलिटी या उसका नीच भंग हो रहा है, राजयोग बन रहा है, तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है बचपन के अंदर वो ज्यादा बीमार, हार्डशिप में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी परेशानियां समाप्त होती जाएंगी। अगर नवमांश के अंदर उसकी डेबिलिटी अगर समाप्त हो रही है, यानी उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है ऐसे ग्रह का, वैसे तो वर्गोत्तम है नीच का, यानी शनि जो है वो नीच का है D1 में भी, यानी मेष राशि का है D1 में भी और D9 में भी। लेकिन अगर D9 के अंदर उसका नीच भंग हो जाता है, ऐसा व्यक्ति 35 वर्ष की आयु के बाद उस व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और हार्डशिप समाप्त होके उसके जीवन में प्रोग्रेसेस आने लगती हैं। ये नीच भंग राजयोग फॉर्म होने की वजह से जो डेबिलिटेटेड वर्गोत्तम प्लैनेट है, जो कि हार्डशिप और रोलर कोस्टर राइड का है, अप डाउन्स का है, सक्सेस एंड फेलियर का है, साइक्लिकल इफेक्ट का, वो सारे की सारी चीजों में एक आयु विशेष के बाद उस व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन आने लगता है और वो प्रोग्रेसिव हो जाता है उस ग्रह के कारकत्वों को लेकर भी, उनके भावों के स्वामित्व को लेकर। उसके बाद आता है शुभ वर्गोत्तम। जो शुभ वर्गोत्तम है, अगर किसी ग्रह का जो डिस्पोजिटर है वो राशि चार्ट के अंदर शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह आप जानते हैं 4 ग्रह हैं, चंद्र है, बुध है,
गुरु है, शुक्र है। गुरु और शुक्र जो है वो अनकंडीशनल शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा जो है 72 डिग्री से सूर्य से दूर होने पर शुभ ग्रह बनते हैं। बुध अपनी युति के द्वारा, अगर वो बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ युति बनाते हैं या अलोन होते हैं, या तो वो किसी युति में ना हो, अकेले हो, या वो किसी भी शुभ ग्रह के साथ युति बनाते हैं, तो बुध भी शुभ ग्रह हो जाते हैं। इस केस में चारों ग्रहों के में से किसी भी शुभ ग्रह के में अगर राशि चार्ट में और D9 चार्ट में अगर ग्रह बैठा है, यानी बुध की राशि में बैठा है, बुध शुभ है, यानी वो आप जो समझ लीजिए मिथुन राशि में बैठा है या वो कन्या राशि में बैठा है, और वो नवमांश के अंदर भी कन्या या मिथुन राशि के अंदर ही बैठा है, तभी वर्गोत्तम होगा। कि अगर मिथुन में D1 में है और D9 में भी मिथुन में है, कन्या में D1 में है और कन्या में ही D9 में है, तभी वर्गोत्तम होगा। वर्गोत्तम ऐसे नहीं बनेगा कि मिथुन में है वो D1 में और कन्या में हो D9 में, वर्गोत्तम नहीं हुआ। वर्गोत्तम होने के लिए उसी राशि के अंदर उसका बैठना जरूरी है। अगर वो शुभ वर्गोत्तम होता है ग्रह, तो और किसी भी वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में एसोसिएटेड या एस्पेक्टेड ना हो, तो ऐसा ग्रह बहुत शुभ परिणाम देता है। अगर वो केंद्र भाव में बैठेगा तो आदमी को लीडरशिप की पोजीशन में लेकर चला जाता है। और शुभ वर्गोत्तम अगर सूर्य होता है, तो वो व्यक्ति को जो है राजा के दरबार में अधिकारी बनाता है। यानी आजकल जैसे IAS IPS ऑफिसर्स हैं या IRS ऑफिसर्स हैं, चंद्रमा अगर होता है तो फाइन आर्ट्स के फील्ड में और एक बहुत सफल बिजनेसमैन के रूप में या अच्छे ज्योतिषी के रूप में उभारता है। मंगल अगर शुभ वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम होना जरूरी है। मंगल अगर शुभ वर्गोत्तम है तो ऐसे आदमी को जमींदार बनाएगा, यानी प्रॉपर्टीज का ओनर बनाएगा, या उसको जो है एडवेंचरस फील्ड्स में डालता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा आदमी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, NDRF, इस तरह की जगहों पे बड़ा अधिकारी बनेगा। और इसके अलावा जो है अगर वो गुरु अगर किसी का शुभ वर्गोत्तम है, तो ऐसा आदमी रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ में जुड़ा होता है, और वो धर्म के होम हवन, वैदिक मंत्र, वैदिक पढ़ाई, इन सब से वो जो है बहुत प्रसन्नता प्राप्त करता है और उसका नाम होता है। और दूसरा जो गुरु है वो संतान का भी कारक ग्रह है, तो उसको ब्राइट स्पार्क चिल्ड्रन मिलते हैं, यानी कहने का मतलब है प्रतिभाशाली बच्चे मिलते हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में इस व्यक्ति का नाम आगे करते हैं। इसके अलावा शुक्र अगर किसी का शुभ वर्गोत्तम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस आदमी को लग्जूरियस लाइफ देता है। यानी उसको जो है कई, जैसे शुक्र के बारे में कहा जाता है, हिम कुन बड़ा लाभम नाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता तम भार्गव प्रणमाम्यम, यानी सभी शास्त्रों का प्रवक्ता होना। तो ऐसा अगर शुक्र अगर वर्गोत्तम होगा, शुभ वर्गोत्तम होगा, तो ऐसे व्यक्ति को कई शास्त्रों की नॉलेज होती है, लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। इसके अलावा उसे एक अच्छी पत्नी या पति की ब्लेसिंग्स का भी एक ब्लेसिंग्स उसको मिलती है। यानी अगर किसी का शुभ वर्गोत्तम होता है, तो वो मेडिटेशन के क्षेत्र में और संन्यास के क्षेत्र में बहुत प्रमुख हो जाता है, और उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। वो एक बहुत बड़े रिसर्चर के रूप में या मासेस के लीडर के रूप में उभरता है। राहु अगर किसी का शुभ वर्गोत्तम होता है, तो ऐसा आदमी कई लैंग्वेजेस में, संस्कृत में बहुत अच्छा प्रवीण होता है। वो जहां लोग फेल हो जाते हैं वहां पे वो सफल होने लगता है। इसके अलावा वो कंप्यूटर जैसे क्षेत्र में विजर्ड बनता है, यानी कंप्यूटर का बहुत ज्ञानी बनता है। डिप्लोमेसी के क्षेत्र में वो अच्छा बनता है। लेकिन हाँ, टेम्परामेंटल होता है, कभी उसको गुस्सा आना, कभी उसको गुस्सा ना आना, ये जरूर बात होती है। लेकिन वो इस तरह का पेंटर बनता है जो कि बड़ा यूनिक पेंट करता है। जैसे मकबूल फिदा हुसैन थे, MF हुसैन की जो पेंटिंग्स थी वो मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स थी, यूनिकनेस के साथ थी, लेकिन करोड़ों में बिकती थी, अरबों में बिकती थी। इसी तरह से वो फिल्म वर्ल्ड का वो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, इस तरह से वो उभरता है। जिस व्यक्ति ने कोविड का इंजेक्शन बनाया था, वो भी आदमी एक राहु के वर्गोत्तम होने की वजह से ही बना हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि राहु जो है वो पेंडेमिक्स, एपिडेमिक्स का कारक ग्रह माना जाता है। तो जो शुभ वर्गोत्तम ग्रह होता है
वो शुभ वर्गोत्तम उस क्षेत्र से व्यक्ति को विजय देता है। अब केतु अगर शुभ वर्गोत्तम होगा तो जो डिफेंस के अंदर जिस तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे आर्टिलरी के अंदर, या जैसे AK-47 राइफल्स हैं, या डायनामाइट्स हैं, LED ब्लास्ट टाइमर्स हैं, गाइडेड मिसाइल्स हैं, आजकल जैसे इसराइल से गाइडेड मिसाइल्स आती हैं चिप्स के साथ, इस तरह की, या चाइल्ड बर्थ की सर्जरी में जो डिसॉल्वेबल जो सूचर्स लगते हैं, कि एक लेडी का पता नहीं चलता कि उनका पेट खोला गया था ओरिजेंटली, वो प्लेट्स में आ जाता है एब्डोमेन की। और इसी तरह से जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, जो आदमी को ब्यूटिफिकेशन करते हैं, वो केतु के शुभ वर्गोत्तम होने की वजह से ही अचीव कर पाते हैं, या उसमें रिसर्च कर पाते हैं। अब आता है पाप वर्गोत्तम। पाप वर्गोत्तम का मतलब है कि जो डिस्पोजिटर है, एक ग्रह वर्गोत्तम है D1 और D9 चार्ट के अंदर, उस वर्गोत्तम ग्रह का जो डिस्पोजिटर है, यानी कि राशि का नाथ है, वो मंगल, सूर्य, शनि, राहु, राहु केतु तो हो नहीं सकते, तो मंगल, सूर्य, शनि जैसे पाप ग्रह होते हैं। तो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति एडवांस लेवल्स पे अचीवमेंट तो करता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट वर्क को करते हुए। मतलब ऐसा आदमी जो जब भी जीवन के अंदर किसी बड़ी स्थितियों में पहुंचता है, तो बड़ी डिफिकल्ट काम को करके डिफिकल्ट लाइफ को लीड करके होता है। वो जो है हार्ड लेबर के द्वारा वो विन विन सिचुएशन को क्रिएट करता है। इसी तरीके से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में जिस समय वो लूज कर रहा होता है, तो भी उसके लॉसेस बड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा वर्गोत्तम ग्रह पाप वर्गोत्तम है। यानी कहने का मतलब है कि एक आदमी ने अपना धन का एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, लेकिन एक समय पे जब वो लूज कर रहा है, तो वो लूज करता है बहुत बुरी तरह से, जैसे सहारा 3 ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर लूज किया, या जैसे अतीक अहमद। अतीक अहमद टाइप के लोग, जो कि मतलब बस से बदनाम बुरा वाली बात हो गई, मतलब नाम भी थे और वो बद भी थे, और लूज किया तो पूरा ही लूज कर दिया। तो ये पाप वर्गोत्तम की निशानी होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। या जैसे नीरव चौकसी है, नीरव नीरव मोदी है, सॉरी, और वो है जैसे अपने विजय मल्ल्या है, विजय माल्या, तो ये पाप वर्गोत्तम की वजह से होता है। उसके बाद आता है ये चार। पाप वर्ग, सर सॉरी जस्ट वन दिस थिंग, पाप वर्गोत्तम मींस कि शुभ प्लैनेट मगर शनि या मंगल या इसके इसमें चला गया और वो पाप वर्गोत्तम बोला जा रहा है। हाँ जी, शुभ ग्रह हो या वो अशुभ ग्रह हो, अगर वो अशुभ ग्रह भी है, यानी कि वो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, अगर कोई भी अशुभ ग्रह है, और वो अगर एक अशुभ ग्रह की राशि में बैठा है, मंगल, शनि और सूर्य की ही राशियां होती हैं कुंडली के अंदर, तो ये पाप ग्रह माने जाते हैं। अगर इन राशियों में अगर ग्रह बैठा है, तो वो पाप वर्गोत्तम माना जाएगा। और पाप वर्गोत्तम जो ग्रह होता है, वो व्यक्ति को अगर उठाता है तो बहुत ऊपर उठाता है, लेकिन बहुत मेहनत के द्वारा उठाता है, या नेगेटिव कामों के द्वारा उठाता है। गिराता है तो एकदम से प्लमट करता है उसको जीरो लेवल पे। ये है। तो सर वो चाहे वो मरकरी वीनस भी हो, तब भी हम्म, वो अगर शनि मंगल किसी राशि में चला गया उसको पाप वर्गोत्तम ही बोला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फर्क सिर्फ ये होता है कि अगर वो नेगेटिव प्लेनेट है, अगर वो पापी ग्रह होकर पाप वर्गोत्तम है, तो ऐसा ग्रह जो है कमाई भी देगा तो पूरी पापी तरीकों से देगा। अगर वो शुभ ग्रह है और पाप वर्गोत्तम है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ वाइट की इनकम भी देगा, कुछ अच्छाइयों की इनकम भी देगा। क्योंकि वो शुभ ग्रह है लेकिन पाप वर्गोत्तम है, तो वो कुछ अच्छाइयों से भी वो इनकम देगा। तो इसीलिए जो ये अधिकारी वर्ग होता है, जो ऊपरी इनकम कमा रहा होता है, जैसे कि माइन सेक्रेटरी झारखंड के अंदर पूजा सिंघल जब अरेस्ट हुई, तो 14-15 करोड़ या 20-25 करोड़ कितना मिला। तो कहने का मतलब है कि वो शुभ ग्रह होगा जो पाप वर्गोत्तम होगा, तो एक एज एन IAS ऑफिसर भी उनको तनख्वाह मिलती थी, अपना वो भी मिलता था, और हो सकता है कि कुछ मंत्रियों के कहने पे भी उन्होंने किया हो, उन मंत्रियों को फायदा दिलाने के लिए भी काम किया हो, और साथ में कुछ भी खुद भी फायदा लिया हो। तो जो शुभ ग्रह होता है, अगर वो पाप वर्गोत्तम होता है, तो वो कमाई के जरियों में कुछ वाइट इनकम्स को भी दिखाता है, कि व्यक्ति जो है अपनी कुछ अच्छाइयों की वजह से भी कमा रहा है।
लेकिन अगर वो पाप ग्रह है और पाप वर्गोत्तम है, तो ऐसा पापी ग्रह आदमी को नेगेटिव इनकम से ही शुरुआत करा दे। जैसे कोयले की दलाली में मुंह काला करने वाली स्थितियां, जैसे रत्ना जी ने जैसे बताया कि अतीक अहमद की बात है। अतीक अहमद चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था या एमएलए था, लेकिन उसका जितना क्राइम का जितना भी एम्पायर था, उसी से उसने कमाया था। हाँ, संदीप मिश्रा जी बोलिए। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे रावण का है रामायण में वर्णन, तो क्या वो हम्म। स्थिति आपके पास होगी जन्म पत्रिका की? नहीं नहीं, रावण अच्छा की अच्छा। रावण की जन्म पत्री कहाँ होती है? अच्छा तो जब राम मैं की घूम रही है तो रावण की भी होनी चाहिए। अच्छे अच्छे ही लोगों की हॉरोस्कोप लोग बनाते हैं और मेहनत करते हैं। अब मैं आपको, ऐसा है कि क्योंकि आज हमारा फिनिशिंग है, तो मैं आपको वर्गोत्तम के बारे में मैंने आपको काफी बता दिया है। जी बाकी जो हैं उसके जो नुआंसेस हैं, वो आप मेरे नोट्स में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो वर्गोत्तम ग्रह होते हैं, अगर वो वर्गोत्तम ग्रह भी तभी अच्छा फल देते हैं अगर सामुदायिक अष्टक वर्ग में, उस भाव में, जिस भाव में वर्गोत्तम ग्रह होते हैं, उसमें अच्छे पॉइंट होते हैं। आपको मालूम है सामुदायिक अष्टक वर्ग के अंदर 28 बिंदु का होना बहुत अच्छा माना जाता है। 26 बिंदु का होना गुड माना जाता है, और 28 बिंदु का होना वेरी गुड माना जाता है, और 30, 32, 35 जो है एक्सीलेंट माने जाते हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि गुड हो गया 26 एंड अबव, और जो वेरी गुड हो गया वो 28 एंड अबव हो गया, एक्सेलेंट हो गया 32, 35। तो इस स्थिति के अंदर कोई वर्गोत्तम अगर ग्रह है, तो जैसे शुक्र अगर किसी का उच्च का है, पाइसेस जैसी राशि के अंदर है, और 20 अष्टक वर्ग के, सामुदायिक अष्टक वर्ग के बिंदु पाइसेस राशि में D1 में पड़ते हैं। अष्टक वर्ग के बिंदु जो है राशि चार्ट के अंदर निकाले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति जो है को जो सेक्स की जो प्रेफरेंसेस होंगी वो अननेचुरल हो जाएंगी। जैसे कि आप ये LGBTQ होते हैं, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, और क्यू का मतलब हो गया क्वेर। इस तरह की जो ये कैटेगरी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, LGBTQ। लेस्बियन का मतलब हो गया लड़की ही लड़की के साथ सेक्स करे। LG का मतलब गे, गे का मतलब लड़का ही लड़के के साथ सेक्स करे। बी का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल, जो दोनों के साथ में सेक्स रहे, लड़के और लड़की के साथ में। और उसके बाद ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर जेंडर का मतलब होता है दोनों ही ऑर्गन्स एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होना, फीमेल एंड मेल बोथ। उसके बाद बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, और उसके बाद आता है क्विर। क्विर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी जो प्रेफरेंसेस, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं, वो काफी नेगेटिव होती हैं। मतलब काफी नेगेटिव मानसिकता का होता है, विवाह नहीं करता, और फिडोफाइल होता है, या उस तरह का होता है। जो भी कैटेगरीज हैं, जो जैसे बच्चों की तरफ को ज्यादा रुझान, फिर बोलते हैं उसको। बहरहाल कहने का मतलब है सरकार ने कैटेगरी बनाई है LGBTQ। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय वो बहस चल रही है कि इन कैटेगरीज में सेम सेक्स मैरिज अलाउड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें DY चंद्रचूड़ साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनकी एक बेंच है 5 जजेस की, वो पिछले 2 दिन से इस पर बहस कर रही है कि इस पे क्या सरकार का इस समय वो सुन रही है। और एक NGO है जिसने ये क्लेम किया हुआ है कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी अलाउड, जो कि अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में अलाउड है। बहरहाल कहने का मतलब है कि ये जो कैटेगरीज अब आती हैं कि शुक्र जैसा प्लेनेट उच्च का हो, लेकिन सामुदायिक अष्टक शुक्र, शुक्र जैसा प्लेनेट उच्च का हो लेकिन वर्गोत्तम। वर्गोत्तम का मतलब है कि राशि चार्ट और नवमान चार्ट दोनों में ही वो उच्च का ग्रह है। उच्च का ग्रह होकर अगर उसमें सामुदायिक अष्टक वर्ग के बिंदु किन केवल 20 हो या 20 से कम हो, तो ऐसे आदमी को अननेचुरल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हो जाती हैं। इसी तरीके से गुरु कर्क राशि का हो, उच्च का हो, और पंचम भाव में विराजमान हो, यानी गुरु तो उच्च का है और पंचम भाव में, संतान के भाव में विराजमान है, लेकिन वहां पे सिर्फ 20 बिंदु हैं या उससे कम बिंदु है,
तो ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति को अपने बच्चों से बहुत ट्रबल मिलता है, यानी उसके बच्चे उसको बहुत परेशान करते हैं, और खास तौर पे लड़कियों का, उसकी बेटियों का जो चरित्र होता है, उस चरित्र को लेकर उसको मानहानि का सा सबब मिलता है, यानी उसको राज समाज में उसको मानहानि की स्थिति आती है। हमारे क्लाइंट का जो है घर का गुरु पंचम भाव में था, तो उनकी बेटी अपने घर से भाग जाती थी अपने प्रेमी के साथ, और हर बार उसका प्रेमी डिफरेंट होता था। उस समय के बाद वो जब घर वापस आती थी तो पता चलता था कि उस लड़के से उसका टूट गया, तो इसलिए वो घर वापस आ गई। तो 3 बार अपने घर से भाग चुकी थी। तो कहने का मतलब है कि जब वो कुंडली दिखाने आए तो मैंने पहली चीज यही पकड़ी कि गुरु उच्च का है पंचम भाव में। वहीं से मैंने एग्जाम्पल उठाया, और वो वर्गोत्तम ग्रह है। लड़की पढ़ी लिखी थी, एमबीए की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो घर से भाग जाती। तो कहने का मतलब है जो मानहानि की स्थिति जो व्यक्ति को मिल रही थी, वो सामुदायिक अष्टक वर्ग में 20 से कम बिंदु पंचम भाव में होने की वजह से होती है। अब देखिए, हमारे पास समय कम है, हमने एक नया टॉपिक अभी छेड़ना है जो नवमांश से है। उसे हम कहते हैं 64th नवमांशा। ये समाप्त हो जाएगा तो आपका नवमांशा का जॉब का टॉपिक आज की डेट में समाप्त हो जाएगा। कल और परसों हम दशमांशा चार्ट पर बात करेंगे, जिससे हम रोजगार या नौकरी को देखते हैं। तो 64th नवमांशा क्या है? देव केरलम या चंद्रकला नाड़ी बृहत पाराशर होराशाल जातक पारिजात वारामीर की होरा रत्नम प्रश्न मार्ग जातक देश मार्ग, इस तरह के बहुत से क्लासिकल टेक्स्ट में उन्होंने एक सेंसिटिव एरिया को बताया है बर्थ चार्ट के अंदर, जो अष्टम भाव का चार्ट में नवमांश का होता है। उसमें से जब गोचरी ग्रह शनि राहु केतु मंगल जब गोचर करते हैं उस सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर से, तो वो व्यक्ति को, उसके परिवार को दुखदाई स्थितियों में लेके आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को या तो इस तरह के नेगेटिव प्लैनेट्स के उस सेंसिटिव पॉइंट 64th नवमांशा से गोचर करने की वजह से डेथ के बारे में और रुदन की स्थितियों के बारे में पता चलता है। वो चाहे डेथ परिवार के किसी भी इनर सर्कल के सदस्य की हो, या उसके स्वयं के जीवन के अंदर बहुत बड़ा खलल पड़ जाता है, यानी कि कोर्ट का केस हो जाए, या उसको जेल हो जाए, या उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, या कोई बहुत बुरी यात्रा उसके जीवन की शुरू हो जाए। तो इस 64th नवमांशा को निकालने के लिए लगन की जो डिग्री होती है, उसी डिग्री को अष्टम भाव में पोस्ट करके उसका नवमांशा निकाला जाए। तो जब नवमांशा निकलता है अष्टम भाव पे, मतलब किसी का लगन अगर से 12 डिग्री का है, तो वही 12 डिग्री को आप अष्टम भाव पे रख देंगे। अष्टम भाव की जो राशि है उसमें, राशि की प्रकृति के अनुसार आपको मालूम है कि काउंटिंग कहाँ से प्रारंभ हो रही है। अगर अष्टम भाव के अंदर राशि अगर फायरी साइन है, तो काउंटिंग प्रारंभ होगी। सपोज जो ग्रह है 12 डिग्री का है, यानी कि वो चौथे नवमांश का है। अगर वो मेष राशि से काउंटिंग होगी, अगर फायरी साइन है। अगर वो वाटरी साइन है तो कर्क राशि से प्रारंभ होगा। अगर वो जो है अर्धी साइन है तो मकर राशि से प्रारंभ होगा। अगर वो वायु तत्व की राशि है 3, 7, 11, तो काउंटिंग होगी 7 नंबर तुला राशि से। और कितना काउंट होगा? 4। तो 4 काउंट करके आप जिस राशि में पहुंचेंगे वो 64वां नवमांश निकलेगा। अब 64वां नवमांश जो है लगन से निकाला जाता है, चंद्र लगन से निकाला जाता है, चंद्रमा से निकाला जाता है, और सूर्य से निकाला जाता है। इसका एक शॉर्टकट वे है। शॉर्टकट मेथड ये है, आप नवमांशा कुंडली के अंदर चले जाते हैं, और नवमांशा कुंडली में आप लगन का, अगर आपने 64वां नवमांश देखना है तो लगन का से चौथा भाव आप काउंट कीजिए। लगन से जो 4th हाउस होगा वो 64वां नवमांश लगन का होगा। सूर्य से जो 64वां भाव पड़ेगा वो सूर्य का 64वां नवमांश होगा। चंद्रमा से जो 64वां भाव पड़ेगा वो चंद्रमा का 64वां नवमांश पड़ेगा। अब मैं आपके सामने मिसेस इंदिरा गांधी की कुछ इवेंट्स को लेके आता हूँ 64वें नवमांश के केस में। सबसे पहले इंदिरा गांधी की माँ की जो मृत्यु हुई थी वो 28 जून 1936 को। तो चलिए हम वहां पे चलते हैं। ये देखिए, ये इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप है। इसमें से लगन की जो डिग्री है 27 डिग्री और 57 मिनट है, यानी कि नवा नवमांश हुआ।
26-40 से आप जानते हैं, और 30 डिग्री तक नवा नवांश होता है। तो इस नवे नवांश को आपने कहाँ से देखना है? अष्टम भाव से। तो अष्टम भाव में 3, 7, 11 राशि पड़ती है, तो काउंटिंग कहाँ से होती है? तुला से। यानी तुला से आप कितना काउंट करेंगे? 9। इसके सामने वाला तुला के सामने मेष 7, 8, 9। तो 64वां नवमांश लगन का क्या पड़ा? मिथुन। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है, जो भी इनका नवमांश का चक्र है, नवमांश की कुंडली है, वहां से आप 4 गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4 क्या है? मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो है लगन का 64वां नवमांश पड़ गया। और सूर्य का 64वां नवमांश क्या पड़ा? सूर्य से चौथी राशि। 1, 2, 3, 4 मतलब ऋतिक आ गई। अब यहाँ पे सूर्य से अगर आप सूर्य के उससे निकालेंगे, सूर्य के अष्टम में आपको सूर्य की डिग्री को पोस्ट करके आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 64वां नवमांश आप निकालते हैं। तो 64वां नवमांश को निकालने का सूर्य से बहुत आसान तरीका है कि सूर्य से आप 4 काउंट कर लीजिए। अब चंद्रमा से आप 64वां नवमांश निकालते हैं, तो चंद्र से आप 4 काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 यानी कि वृषभ हो गया 64वां नवमांश चंद्रमा का। इसी प्रकार से सभी ग्रहों के 64वें नवमांश वहां से चौथे भाव हो गए। राहु का आपने 64वां नवमांश निकालना है, तो राहु से आप 4 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हो गया। इसी प्रकार से केतु का 64वां निकालेंगे तो मीन राशि आ गई। शनि का 64वां निकालेंगे तो यहाँ से 4, 1, 2, 3, 4 यानी मेष राशि आ गई। शुक्र और बुध से अगर आप 64वां नवमांश निकालेंगे तो यहाँ से 4, 1, 2, 3, 4 यानी मकर राशि होगी। शुक्र और बुध का 64वां नवमांश। मंगल का भी 64वां नवमांश वृश्चिक हो गया। तो इस तरीके से आप 64वां नवमांश निकालते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जिसे होरा रत्नम, प्रश्न मार्ग और जातक पारिजात वारामिहिर ने बोला है, उन्होंने जो बोला है वो 64वां नवमांश। जैसे वारामिहिर ने तो बोला है चंद्रमा से 64वां नवमांश देखने को। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ऋषि पाराशर ने 64वें नवमांश को लगन और चंद्रमा दोनों से देखने के लिए बोला है। जो प्रश्न मार्ग में ये लिखा है कि सूर्य, चंद्र और लगन, इन तीनों के 64वें नवमांश को देखने की आवश्यकता है। जब भी इनके 64वें नवमांश के ऊपर से ये पापी ग्रह, जब मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु ये गोचर करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी आपदाएं आती हैं। अब ये 28 जून 1936 को इनकी मदर की डेथ हुई थी। तो उस समय पे शनि का जो गोचर था वो एक्वेरियस साइन से चल रहा था। शनि का गोचर इस कुंभ राशि से यानी उनके अष्टम भाव से चल रहा था। तो अष्टम का जो लगन का जो 64वां नवमांश है मिथुन है। तो अगर अष्टम पे उस समय पर अगर 28 जून 1936 को अगर आप यहाँ पे कुंडली बनाएंगे, तो नवमांश में शनि मिथुन राशि में आ जाता है। तो चूंकि वो मिथुन राशि के ऊपर फॉल कर रहा था 64वां नवमांश, तो उनकी मां की डेथ हो गई 27 मई 1964 को। जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी 27 मई 1964 को। तो केतु जो है उस समय सैजिटेरियस राशि के ऊपर से गोचर कर रहे थे, और केतु का जो धनु राशि के ऊपर से गोचर था वो 9 डिग्री पे था। जब धनु राशि से वो 9 डिग्री पे चल रहे थे, तो वो तीसरा नवमांश हो गया। तो आप जानते हैं धनु में तीसरा नवमांश अगर होगा तो काउंटिंग कहां से होगी? मेष से। मेष, वृषभ और मिथुन, यानी वो मिथुन के ऊपर आ जाएगा। तो नवमांश में कहां पोस्ट होगा केतु? वो केतु मिथुन राशि में पोस्ट होगा। तो इसका मतलब लगन के 64वें नवमांश के ऊपर से चल रहा है। इस वजह से उनके पिताजी की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। इसके बाद जो उनके पति फिरोज गांधी की मृत्यु हुई वो 8 सितंबर 1960 में हुई। आपको मैंने अपने नोट्स में ये पूरा डिटेल में डाला हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। 8 सितंबर 1960 में जब फिरोज गांधी की डेथ हुई, तो उस समय छठे भाव के ऊपर से जो 9 डिग्री पे उस समय जो केतु का ट्रांजिट उस समय भी सैजिटेरियस राशि में 9 डिग्री का था। यानी कहने का मतलब है सैजिटेरियस में 9 डिग्री का मतलब है तीसरे नवमांश का केतु। और केतु जो कि धनु राशि में है, तो यहीं से काउंटिंग होगी मेष से। तो उसका मतलब वो फिर उनमें जो है नवमांश में वो कहाँ था? लगन के चौथे भाव में।
यानी 64वें नवमांश के ऊपर से निकल रहा था केतु। इस वजह से उनके पति की मृत्यु हुई। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 11 नवंबर 1978 में से लेकर 20 जनवरी 1989 तक, 11 नवंबर 1978 से लेकर 20 जनवरी 1989 1979 तक जो एक्वेरियस साइन के ऊपर से केतु का ट्रांजिट चल रहा था, और जो कि अष्टम भाव है और 27 डिग्री का था, यानी नवम नवमांश का था। नवम नवमांश का मतलब है कि पुनः जो केतु था वो इसके ऊपर से अगर नवम नवमांश है तो इसका मतलब है काउंटिंग तुला से होगी, और तुला से 9 का मतलब 7वां, ये 8वां 9वां। तो केतु कहाँ पोस्ट होंगे? लगन के चौथे भाव में। जिस समय केतु का चौथे यानी 64वें नवमांश से केतु निकल रहे थे 18 नवंबर 1978 से लेकर 20 जनवरी 1989 के बीच में, तो इंदिरा गांधी का अरेस्ट हुआ था 19 दिसंबर 78 को, और उनको तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, और उनकी जो है एक्सपल्शन हो गया था लोकसभा की सीट। आपको याद होगा राजनारायण थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जनता पार्टी के लीडर थे, उन्होंने जगमोहन लाल सिन्हा जो वो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, उनकी अदालत में उन्होंने इंदिरा गांधी के रायबरेली के इलेक्शन को काउंटरमेंट करने के लिए कि वहां पे जो है गलत तरीके से प्रचार किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, तो इंदिरा गांधी की जीत को उन्होंने चैलेंज किया था। तो जगमोहन लाल सक्सेना जो कि जगमोहन लाल सिन्हा जो कि हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार किया था। राजनारायण उसमें जीत गए थे, तो इंदिरा गांधी को लोकसभा से निकाल दिया गया था, और इसके साथ ही उनके खिलाफ में अरेस्ट का वारंट इशू हुआ था 19 दिसंबर 1978 में। ये सभी घटनाएं 18 नवंबर 78 से लेकर 20 जनवरी 1979 के बीच में, उस समय भी जब केतु जो है अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, और वो 27 डिग्री के थे, और इसका मतलब है कि वो जो है 64वें नवमांश से गुजर रहे थे, यानी उनकी पोस्टिंग जो है लगन के 64वें नवमांश पर आती है। इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको हुई, उनको तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा, अपनी जो है एमपी की जो उनको उनकी सीट थी उसको गंवाना पड़ा, और वो बुरी तरह हारी। उसके बाद जनता पार्टी का शासन हुआ। तो ये है। तो बहरहाल अब मैं क्वेश्चंस के लिए टाइम रख रहा हूँ क्योंकि हम 20:51 हो चुका है। आपने किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर तो जब जब भी कोई भी प्लेनेट, नॉट ओनली केतु, आप कह रहे हैं मैलेफिक प्लेनेट बेसिकली 64th नवमांश में, चाहे वो लग्नेश ही क्यों ना हो, मतलब अगर शनि लग्नेश है किसी का, फिर भी वो 64th नवमांश पे जाएगा तो इट इज केपेबल ऑफ गिविंग बैड रिजल्ट्स। कनिका, इसका आंसर ये है कि इफ इट इज अ लग्नेश, लग्नेश चूंकि कम कार्ड होता है कुंडली का, इट इज गोइंग टू गिव सम काइंड डिफिकल्टीज टू द पर्सन। किसी आदमी को भी वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में लाने वाला है। लेकिन लग्नेश किसी आदमी के घर के अंदर मृत्यु की स्थितियां पैदा नहीं करे। जैसे मतलब कर्क लग्नेश जो है लगन ये है कर सर सकता है, इनका। लग्नेश ये कर सकता है कि उसके पता चला पिताजी का कि वसीयत को पिताजी ने बांटा, तो उन्होंने जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना करके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इक्विटेबल का मतलब है कि उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों को, जो उनके छोटे बेटे हैं या मझले बेटे हैं जिनको वो ज्यादा प्यार करते हैं, उनको तो अपनी संपत्ति का एक टाइम हिस्सा दे दिया, और जो बड़ा बेटा है चूंकि उसके 64वें नवमांश से उसका लगन का स्वामी चल रहा है, नवमांश के अंदर आपको देखना है क्योंकि वो उसको जो है नवमांश कुंडली में 64वें नवमांश से गुजरना है। और यहाँ पे चूंकि पिता के वसीयत की बात आ रही है, तो सूर्य के 64वें नवमांश यानी सूर्य से चौथे भाव की या लगन से चौथे भाव की स्थितियों को देखने की, या चंद्रमा से 64वें भाव की स्थितियों को देखने की जरूरत है। उसमें कोई मेलेफिक प्लेनेट गोचर तो नहीं कर रहा था जीवन चार्ट में कि उसकी पोस्टिंग D9 चार्ट के अंदर 64वें नवमांश में हो गई है। वो चाहे अगर चंद्रमा से होगा तो मानसिक वेदनाएं देगा, लगन से होगा तो वो परिवार के अंदर में बहुत दुख की स्थितियां दे देगा, अगर सूर्य से होगा तो पिता से संबंधित चीजों में दुख की स्थितियां देता है।
लेकिन लगन के स्वामी का कनिका जो तुम्हारा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर यह है कि लगन का स्वामी चूंकि ट्रम्प कार्ड है कुंडली का, तो वो व्यक्ति को रुदन की स्थितियां तो देगा लेकिन इर्रेपरेबल लॉसेस नहीं देगा। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल लॉसेस एंड द इर्रेपरेबल लॉसेस? लूजिंग आउट अ फैमिली मेंबर इज इर्रेपरेबल लॉस, बट लूजिंग ऑफ मनी, मनी कैन बी अर्नड एट एनी पॉइंट इन टाइम। मतलब वो कोई ऐसा लॉस नहीं है, इर्रेपरेबल लॉस नहीं है व्हिच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किंतु ये कहना ठीक है कि अगर वो शनि ऐसा ग्रह अगर उसका लग्नेश नहीं है और वो अगर इस तरह का गोचर कर रहा है तो वो दुखन की स्थिति, दुखद स्थितियों से व्यक्ति को गुजार सकता है। वाइफ का कोई, बच्चे का कोई बड़ा ऑपरेशन करा सकता है। मेरे एक स्टूडेंट थे जो कि अमेरिका के लिए काम करते थे, मतलब सॉफ्टवेयर का। उनकी बेटी के 3 ऑपरेशन हुए थे, वो जबकि स्कूल के अंदर झूले से गिर गई थी, तो पाँव के उनके फिर ऑपरेशन हुए बच्ची के। उस समय 64वें नवांश से मंगल जैसा ग्रह गुजर रहा था। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी ऐसे प्लैनेट जो कि सर्जिकल हैं गुजरते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम दे देते हैं। यानी उस हड्डी के करेक्शन के लिए 3 सर्जरीज की रिक्वायरमेंट बनी, पाँव की हड्डी के करेक्शन के लिए। तो सर जैसे इनका कर्क लगन था तो शनि भी कर सकता था ये चीज इंस्टेड ऑफ केतु, जो आप अभी बता रहे थे। तो हाँ, मतलब तो क्योंकि इसी वो फंक्शनल और वैसे मैलेफिक ही हो गया इनके लगन के लिए बिल्कुल शनि। बिल्कुल एब्सोल्युटली जी करेक्ट। एक बात और भी सोचने की है कि इंदिरा गांधी के जीवन की ना पूरी बायोग्राफी को हम नहीं देख रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है कंट्री का, वो एक कांटों का ताज पहनता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो चमकती है दूर से वो गोल्ड हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ इज वेरी हॉन्टी डोरी फॉर द पीपल हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैज टू बी ऑल द टाइम, इज ऑलवेज ट्रबल्ड। और अगर वो बहुत पावरफुल आदमी नहीं होता है तो विद इन द पार्टी भी उसको काफी ट्रबल मिलता रहता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला था यही पार्टी के लोगों के द्वारा, यूपीए 2 में खास तौर पे। यूपीए 1 में भी उनको मिला था, लेकिन यूपीए 1 में उनको ज्यादा ट्रबल जो है वो कोalition के पार्टनर से मिला था, यानी सीपीआई सीपीआईएम के द्वारा। लेकिन जो अपनी ही पार्टी के लीडर्स से उनको जो ट्रबल मिला था वो यूपीए 2 में मिला था। और उसमें कानीमोजी और ये राजा, ये सब जो हैं इसमें 2G के घोटाले में, फिर उसके बाद बाद में जो है ये कालमाडी जो था, क्या सुरेश कालमाडी, ये इसमें एशियाड में, इन सब में ये घोटालों में ये लोग फंसे थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को काफी ज्यादा प्रतिष्ठा की हानि हुई थी। तो इस तरीके से जब भी कभी मेलेफिक प्लेनेट का 64वें नवमांश से गोचर होता है, क्योंकि हम किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पूरी बायोग्राफी को नहीं उठा रहे हैं। अगर हम उठाते तो हमें, कनिका जैसा आपने बोला है, हमें वो मिल जाता कि उस समय शनि का गोचर था तो उनको विद इन द पार्टी ये प्रॉब्लम्स आई। जैसे कहने का मतलब है जिस समय अवामी लीग के साथ में, अवामी लीग को मुजीबुर रहमान साहब ने, जिस समय 1971 में इतना एक्सोडस हुआ कि वहां पे कत्लेआम जो है वेस्ट पाकिस्तान में इतना ईस्ट पाकिस्तान में इतना कत्लेआम जो है आर्मी ने मचाया कि वहां के बंगाली लोग भाग भाग के बॉर्डर क्रॉस करके हमारे वेस्ट बंगाल और दूसरी जगहों पे आ गए, क्योंकि वो डर का माहौल था, लोग मर रहे थे। तो उस एग्जोडस को, उतने ज्यादा लोगों के आने से एक स्टेट की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह ध्वस्त हो रही थी। कंट्री की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही थी क्योंकि वो लोग, ये स्थिति निरंग, जो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स थे जब ये म्यांमार से भागे, यही स्थिति दोबारा पैदा हुई थी मोदी जी के समय पे। बहरहाल मोदी जी के इमिडिएटली पहले, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे शुरू हो गई थी और मोदी जी को भी उसको फेस करना पड़ा। उस समय पे जो भी अवामी लीग के लोगों को सपोर्ट करने के लिए भारत ने कोवर्ट ऑपरेशन किया और भारत की फौजें पहुंच गई बांग्लादेश के अंदर 1971 में, और वॉर पूरी तरह से घोषित हो गया। और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में तो लाहौर तक हमारी फौजें चली गई थी। जनरल ए के नियाजी, जो जिनके पास में ईस्ट पाकिस्तान में जिनकी फौजें थी, उन्होंने जनरल अरोड़ा को उन्होंने, कैप्टन जनरल अरोड़ा को उन्होंने जो है अपने
10,000 से ऊपर जो है ट्रूप के साथ से सरेंडर किया था। तो वो सारी जो मुसीबत की स्थितियों से इंदिरा गांधी गुजरी हैं 1971 के बिगनिंग से। और जब वो बार बार जो है जनरल मानेकशॉ से कह रही थी कि हम आर वी प्रिपेयर्ड फॉर एन अटैक ऑन पाकिस्तान, तो जनरल एसएच मानेकशॉ मना कर रहे थे कि अभी हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। जब इंदिरा गांधी इस लेवल पे आ गई कि उन्होंने इन द मंथ ऑफ जुलाई उन्होंने ये बोल दिया कि मैं तुम्हें 2 महीने का समय देती हूँ, आइदर यू लीव द सीट और यू प्रिपेयर योर फोर्सेस टू लॉन्च एन अटैक। तो ऐसा जब मानिक शाह ने एक बार इंटरव्यू के दौरान भी ये बताया था कि वो कितनी टफ लेडी थी कि उस समय हम लोगों को इतनी जल्दी से हमने प्रिपेयर्डनेस अपनी की, आर्म्स एम्यूनिशंस की। यानी कहने का मतलब है कि उस समय पे जो अमेरिका का 7वां बेड़ा हमारे हिंद महासागर में आ चुका था, और जो 7th फ्लीट थी अमेरिका की, वो फ्लीट जो है विद दी फाइटर प्लेन्स थी। और वो 7th बेड़ा जो है, वो 7th फ्लीट जो है, वो बड़ा डेडली फ्लीट माना जाता था, क्योंकि वो हिंद महासागर से फ्रॉम इंडियन ओशन इट कुड हैव स्ट्राइकन टू द कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो वो दिल्ली को मार सकते थे। और निक्सन ने, तो उस समय प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन करके कहा कि वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। और बार्गेन में उन्होंने कहा था कि हमें एक बेस चाहिए आपके पास, हम अपने प्लेन्स का रिफ्यूल करने का बेस चाहिए, फाइटर प्लेन्स का। तो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, और उन्होंने जो है मिखाइल ब्रेजनेव से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे, रशिया के लीडर थे, उनसे उन्होंने हॉटलाइन पे बात की, उनसे कहा कि हमें आप मदद कीजिए। और निक्सन को मना कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिका की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है। ऑलरेडी वो जो है पाकिस्तान के अंदर उनके बेस बना हुआ है, अफगानिस्तान के जलालाबाद में बेस है, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बेस है, और पाकिस्तान को वो अपने फाइटर्स वगैरह सप्लाई करते हैं और आर्म्स एंड एम्यूनिशन देते हैं। अगर वो इंडिया के अंदर भी घुस गया अमेरिका, तो इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज की वजह से अपने साम्राज्य की वर्चस्व को बढ़ाने के लिए वो हिंदुस्तान को भी किसी भी समय रोक सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया, और इसकी वजह से मिखाइल ब्रेजनेव से बात करने की वजह से इमिडिएटली रशियन सबमरीन्स विद न्यूक्लियर वेपन्स वो हिंद महासागर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही 7th फ्लीट को रिट्रीट करना पड़ा, क्योंकि निक्सन नहीं चाहते थे उस समय पे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो। अब आप समझ रहे हैं, तो एक प्राइम मिनिस्टर को भी कितनी बुरी बुरी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पूरा देश उस समय जो है उनकी तरफ को देख रहा था। अगर कोई भी स्थिति ऐसी आती कि इंडिया को दोबारा जो है ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता कि इंडिया को कोई इंपीरियलिस्ट पावर अगर आउट कर लेती, रशिया ने हमें कोई कंडीशन नहीं रखी थी। रशिया ने सिर्फ हमारी से कंडीशन ये थी, हम 20 साल का आपसे संधि का समझौता करेंगे। तो 1971 के वॉर के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने रशिया में जाकर 20 साल का एक मैत्री संबंध जो है रशिया के साथ में साइन किया, जिसमें कि सारा हार्डवेयर, रशियन हार्डवेयर, मिग-21, मिग-29, वो सब रशिया से खरीदे। लेकिन वो भी स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स खरीदे, ऐसे नहीं कि वो कबाड़ में जा रहे थे, या वो जो है डिफेज हो रहे थे, या रशिया उनको खत्म कर रहा था तो इसलिए हमको दे दिए गए, ऐसा नहीं था। और ना ही कोई वो ना तो वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे हमें, मतलब ना, वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस हमको दिए गए, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर की स्थिति थी। रशिया चाहता था कि इंडिया एक जैसा बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन उसका एलाई बने, उसका मित्र बने। हाँ जी रत्ना जी बोलिए। सर 64वां नवमास गोचर करते हुए देखना है हमें। गोचर करते हुए देखना, बिल्कुल हाँ सही। जी, गोचर ही आपने देखना है 64वां नवमांश। और जो गोचरी ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, केतु, और सूर्य भी है। लेकिन सूर्य क्रूर है, लेकिन वो चूंकि इट इज द प्रिजर्वर ऑफ लॉन्जिविटी एंड गुड हेल्थ, इसलिए सूर्य को 64वें नवमांश के गोचर में नहीं रखा गया। मंगल, शनि, राहु, केतु को रखा गया। और मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स निकाल के दिए हैं, वो मैंने आपको एग्जाम्पल्स उससे निकाल के दिए हैं, मिसेस गांधी के बैड पीरियड्स से निकाल के दिए हैं, मृत्यु वाली स्थितियों। जी तो जी, हमारा समय समाप्त हो गया है, सुनील जी की क्लास प्रारंभ हो रही है। मैं आप लोगों से थैंक यू सर। चाहता हूँ, अगर आप में से किसी ने कुछ पूछना हो तो क्विकली पूछ लीजिए। ये नोट्स आज आपको मिल जाएंगे। सर
हाँ सविधी, अपना वीडियो ऑन करके पूछो। सर ये जितने हाउसेज हैं, जैसे 10th हाउस है, तो हम यहाँ से भी 64th नवांश देख सकते हैं क्या कि 10th हाउस का देखिए, ये ना, 64th नवांश ये एक रिसर्च में काम कोई है। अगर अशुभ दशा सविधी, होता आप कर जो रहा हो, कह रही हैं ना, ये कर्म से रिलेटेड आप मतलब कोई इवेंट दे सकता है नेगेटिव? बिल्कुल बिल्कुल सविधी, ये जो आप जो बोल रही है ना, ये रिसर्च का मैटर, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसमें रिसर्च करें कि किसी भी भाव का अष्टम भाव उस भाव की मृत्यु है। अगर धन के अष्टम भाव का अगर आप देखना चाहती हैं, तो जो धन भाव का स्वामी है उसका 64वां नवमांश आप देख लीजिए। उस 64वें नवमांश से अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट अगर गोचर करेगा तो व्यक्ति के धन के ऊपर डेंट मारेगा। ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है, लेकिन इस पे रिसर्च की जरूरत है। लोगों ने अभी तक जो रिसर्च की है वो रिसर्च 64वें नवमांश विद रिस्पेक्ट टू डेथ ऑफ पीपल इन द फैमिली और लिटिगेशन और इम्प्रिजनमेंट और वेरी ग्रेव हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर रिसर्च की है। लेकिन सविधि, जो आपने बोला है वो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि दसम का अष्टम भाव पंचम भाव है। नॉर्मली पंचम भाव के स्वामी की दशा में आदमी का ट्रांसफर, पेंशन, पोस्टिंग ये सब होती है। और पंचम में बैठा हुआ जो मेलेफिक प्लैनेट होता है उसकी दशा में एक आदमी एक जॉब को लूज करता है। तो इसका मतलब है कि आप दसम भाव का अगर आप गोचर 64वें नवमांश का देखना चाहते हैं तो दशमेश, दसम भाव के स्वामी के 64वें नवमांश को नवमांशा कुंडली से आप पकड़ सकते हैं। उस दशमेश का जो चार चार आगे का जो भाव होगा वो 64वां नवमांश होगा। अगर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का गोचर अगर आ रहा है पंचम भाव के ऊपर से, पंचम भाव के ऊपर से D1 चार्ट, और उसका नवमांशा जो है वो फॉल कर रहा है उसके दसम भाव के स्वामी के 64वें नवमांश में, तो वो डेफिनेटली आदमी को नौकरी में एक मुश्किल पैदा करेगा। ये कॉमन सेंस और लॉजिक मुझे समझाती है, लेकिन आई हैव नॉट येट डन एनी काइंड ऑफ रिसर्च ऑन दिस, तो मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन सविति, आप लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलिजेंसिया के पार्ट हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। मैं चाहता हूँ आप अपने हस्बैंड की हॉरोस्कोप में उनको जब भी कभी डिफिकल्टीज आई या उन्होंने जॉब छोड़ा, दूसरा जॉब ज्वाइन किया, उस समय पे आप गोचर की स्थितियों को बनाकर आप इस पे रिसर्च करके देखिए। आपने सावित्री आपने यही पूछा था तो मैंने आपको आंसर दिया। जी सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ।